आरंभ करते हैं माँ भगवती का ध्यान करके। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये समय होगा वो 3 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का, होरात्रयम। ठीक है ना? और अगर टोटल मैं मार्क्स की बात करूं तो पूर्णांक जो होंगे वो आपके अधिकतम 80 मार्क्स होंगे। 80 नंबर का पेपर आपका होगा। 20 मार्क्स आपको विद्यालय से दिए जाते हैं और 80 नंबर आपको लिखित परीक्षा से लेने होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपको 100 मार्क्स का आपका प्रश्न पत्र होता है, जिसमें से 33 आपको लेने अनिवार्य होते हैं। ठीक है? यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न पत्र आपके कुछ खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है? प्रश्न पत्र कुछ खंडों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। तो प्रश्न पत्र के लिए सामान्य कुछ निर्देश दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो आपने कक्षा में जब आपने तैयारी की है तो उस समय आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से, ठीक है ना? किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आने वाला है। विद्यालय में शिक्षकों ने आपसे चर्चा की होगी। यह प्रश्न पत्र जो है वो 4 खंडों में विभाजित है, ठीक है? और इसमें कितने प्रश्न हैं? 18 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं भई? 18 प्रश्न है। खंड क में कितने प्रश्न हैं? आपका 1 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। खंड ख की बात करूँ तो यहाँ पे 3 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 से लेकर के 4, 2, 3 और 4। और खंड ग की बात करें तो इसमें 7 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 से लेकर के प्रश्न संख्या 11। और खंड घ की बात करूँ तो इसमें 7 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 से लेकर के 18। तो इस प्रकार कुल अगर मैं कहूँ प्रश्नों की संख्या तो आपसे 18 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और कौन-सा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा उसकी भी यहाँ पे चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है? तो देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो खंड क की हम चर्चा करें। किसकी बात कर रहे हैं भई? खंड क की अगर हम बात करें, तो खंड क है आपका अपठित अवबोध। अपठित अवबोध, यानी अपठित अवबोध जो है वो आपका कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। अपठित अवबोध से तात्पर्य ये है कि यह आपने कक्षा 10 में नहीं पढ़ा है। आप पहले कभी इसके बारे में पढ़ाई कर चुके होंगे, है ना? और या फिर आपसे ये संबंधित हो सकता है, लेकिन ये कक्षा 10 में आपको नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है ना? शिक्षक ने अभ्यास करवाया होगा, लेकिन जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, शेमूसी, उसमें इसका ज़िक्र आपको नहीं मिलेगा। यानी आपको करना क्या है इसमें से, है ना? किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, ये 10 नंबर का प्रश्न है भई। कितने नंबर का प्रश्न है? 10 नंबर का प्रश्न है। और हमने क्या कहा था अभी? 33 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, और हम यहाँ पे पास होने की ज़िक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अच्छी रणनीति से पूरे 100 में से 100 मार्क्स किस प्रकार से आ सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है? रिटर्न में ही आपको 33 नंबर, तो इतना मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, छोटी-छोटी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे क्या कर पाएँगे आप, है ना? पासिंग मार्क्स तो आपके रिटर्न में ही आ जाएँगे, है ना? लिखित लिखित परीक्षा में ही आ जाएँगे, विद्यालय से जितने भेजे जाएँ वो आपके लिए बोनस है। देखिएगा, अपठित अवबोधन जो है, वैसे ये जितने भी आपके प्रश्न हैं, इनके बारे में हमने अलग से वीडियोज़ बना रखे हैं। आपको इसके लिंक में मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है? और आप इसको क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको समय-समय पर उचित जानकारी मिलती रहेगी। क्लियर है? विशेष की ओर बढ़ते हैं हम। अपठित गद्यांश। इसमें सबसे पहले करना क्या है, आपको एक बार ये गद्यांश आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको अतिरिक्त समय जो मिलता है 15 मिनट का, 15 मिनट में आप एक बार पेपर को देखेंगे और अपठित गद्यांश जो है उसको एक बार रीडिंग कर लेंगे। अर्थ आता है, नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इसके हिंदी अर्थ आपको आए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आता है तो प्रश्न सही होने की संभावनाएँ अधिक होती हैं, और अगर नहीं भी आता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार इसको पढ़ना है, बस केवल पढ़ना है। कि जैसे संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी इत्युच्यते। परम् अद्यत्वे छात्राणां मध्ये एकः चर्चितः प्रश्नः वर्तते यत् संस्कृत पठनेन के लाभाः? अर्थात् संस्कृत पठनेन जीवनवृत्तेः अवसराः के? वस्तुतः भौतिके युगे ईदृशी जिज्ञासाः स्वाभाविकी एव। अस्याः जिज्ञासायाः समुचितं समाधानं संचारमाध्यमेन कर्तुं शक्यते। यानी ये आपका जो पैराग्राफ है, इसको आपको केवल रीड करना है, ठीक है ना? आप इसको जहाँ-जहाँ आपको महत्वपूर्ण लगता है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना या मुख्य-मुख्य बिंदु लग रहे हैं, तो वहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है अभी,
हाइलाइट कर रखा है इनको, ठीक है? तो वैसे आप भी क्या कर सकते हैं पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे पेपर पे आपको लिखना कुछ भी नहीं है। हाँ, पेंसिल से आप अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, अंडरलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर पे आपको आंसर नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। बोर्ड में इस बात को आपको को थोड़ा ध्यान अगर कुछ लिखना है तो पेपर के लास्ट में रफ पे जो पेज दिया हुआ है, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, ठीक है? या आपकी जो पाठ उत्तर पुस्तिका है उसके अंत में जो लिखा हुआ है रफ कार्य के लिए, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है? चलिए, बढ़ें आगे। तो ये आप इस तरह से क्या करेंगे इसको एक बार रीड करेंगे। अब सर रीड करने के बाद में कैसे हम प्रश्नों को करेंगे, उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिएगा, आपके अपठित गद्यांश में प्रश्न पूछने के कुछ तरीके होते हैं। एक आता है आपका एकपदेन उत्तरतः, एक आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, एक आता है शीर्षक। ठीक है? क्या आता है? शीर्षक, इसका समुचित शीर्षक क्या होगा? और एक आता है भाषिक कार्य। क्या आता है? भाषिक कार्य। देखिएगा, एक सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। एक पदेन उत्तरतः का मतलब इसका आंसर जो होगा वो केवल एक पद में ही होगा, इसको पूर्ण वाक्य में नहीं लिखना है। अगर आपको यहाँ पे 2 में से 2 नंबर चाहिए तो एक पद का मतलब होता है एक ही पद में उत्तर देना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। अगर वो विशेषण विशेष्य से संबंधित उत्तर है तो आप 2 पद का प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ, अगर आपको पूरा इसमें से अंक लेने हैं तो। दूसरा है पूर्ण वाक्यन उत्तर आता है। इसमें आपको पूरा सेंटेंस लिख कर के भी आप इसका कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान क्या देना है? हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी प्रश्न हो, चाहे आपका पठित गद्यांश हो, चाहे अपठित गद्यांश हो, उसमें क्या करना है, ये जो पंक्ति है, जो क्वेश्चन आपका है, उसको आपको पैराग्राफ में ढूँढना है। जैसे सर्वभाषाणां जननी का, सर्वभाषाणां जननी का, यानी ये जो लाइन है हमको कहाँ देखनी है? आपको इस पैराग्राफ में देखेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी इत्युच्यते। तो अब देखो 2 शब्द मिल गए हमको, सर्वभाषाणां मिल गया, जननी मिल गया। तो अब इसमें कौन-सा शब्द बच गया है? तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा। क्या बच गया है यहाँ पे? संस्कृत भाषा। तो उसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा, ऐसा इसका उत्तर होने वाला है। तो यानी हम ये कहें कि आपका जो ये प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे संस्कृत भाषा। कौन-सी भाषा? संस्कृत भाषा। बात समझ में आ गई? अस्माकं संस्कृतिः का आधारिता वर्तते। तो अब ये पंक्ति आपको कहाँ ढूँढनी है? आपको पैराग्राफ में ढूँढनी है। अस्माकं संस्कृति का आधारिता, है ना? का आधारिता। तो देखिएगा, अस्माकं संस्कृति संस्कृत आधारिता अपि, यानी का आधारिता, अस्माकं दिख गया, संस्कृति दिख गया, आधारिता दिख गया, तो बच गया क्या? एक ही तो शब्द बच गया, संस्कृत आधारिता, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृतम। क्या हो जाएगा? संस्कृतम इसका सही जवाब होने वाला है। यानी कैसे किस आधारित है? तो एक पद में है ना, तो ये पूरा पद एक ही है आपका, ये पूरा पद एक ही है। इसको अब हम ऐसे कैसे लिख देंगे और उत्तर क्या हो जाएगा इसका? संस्कृताधारिता, संस्कृता आधारिता। बात समझ में आ गई? कस्य व्याकरणम वैज्ञानिकम, कस्य व्याकरणम वैज्ञानिकम, तो ये पंक्ति देखिएगा कहाँ पर है? कस्य व्याकरणम वैज्ञानिकम। तो यहाँ पर अगर आप इसको ढूँढेंगे, है ना? हाँ, संस्कृत भाषा ऐतिहासिक दृष्टया संस्कृत ग्रंथानाम, अब आप इसको थोड़ा जल्दी-जल्दी भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा संस्कृतस्य व्याकरणम पूर्णतया वैज्ञानिकम अस्ति। अब ये पूरा वाक्य है, आपको पूरा वाक्य लेना नहीं है, कितना देना है? एक पद में उत्तर है तो कस्य। प्रश्न निर्माण में हमने आपको सिखाया कि अंतिम पद को देख लीजिएगा। अब वहाँ पे प्रश्नवाचक में क्या लिखा हुआ है? कस्य लिखा हुआ है। प्रश्नवाचक में देखेंगे आप यहाँ पे कस्य है और वहाँ पे संस्कृतम में क्या लिखा हुआ है? संस्कृतस्य, तो वो ही क्या हो जाएगा इसका उचित उत्तर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा इसका उचित उत्तर? संस्कृतस्य। संस्कृतस्य इसका सही जवाब होने वाला है। क्लियर है?
चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्णवाक्येन उत्तरतः, पूर्णवाक्येन उत्तरतः केवल प्रश्नद्वयम्। यहाँ पे भी केवल 3 में से कोई 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, सभी का उत्तर आपको नहीं देना है, ठीक है? ऐतिहासिक दृष्ट्याः के महत्वपूर्णं स्थानं भजन्ते, यानी इसके लिए आप पूर्ण वाक्य का एक तरीका समझिएगा। अगर आप इसका सटीक उत्तर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लाइन से लाइन मिलाकर के आपको क्या लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। लाइन से लाइन मिलाइए और इसका क्या लिख देंगे हम, उत्तर लिख देंगे। ठीक है? जैसे ऐतिहासिक दृष्ट्या के महत्वपूर्णम स्थानम भजन्ते, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण स्थानम भजन्ते, तो यहाँ पे देखिएगा ऐतिहासिक दृष्ट्या संस्कृते लिखिताः ग्रंथाः वेदाः महत्वपूर्णम स्थानम भजन्ते। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये पंक्ति पूरी आ जाएगी आपकी कि ऐतिहासिक दृष्ट्या संस्कृते लिखिताः ग्रंथाः वेदाः महत्वपूर्णं स्थानं भजन्ते। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला जो है आपका उसका उत्तर हो जाएगा ये। अगला जो प्रश्न है आपका, देखो आपको करना कुछ नहीं है, मन से कुछ नहीं लिखना है, पूरा पेपर आपका यहीं पर है। इसी में से छाँट कर आपको लिखना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वर्तमान समये शिक्षण कौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु के स्वप्रतिभा प्रदर्शनं कुर्वन्ति। यानी वर्तमान समये शिक्षण कौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु के स्वप्रतिभां प्रदर्शनं कुर्वन्ति। अब ये पंक्ति देखिएगा, पैराग्राफ में कहाँ पर है? अनुवाद की हमको जरूरत पड़ी ही नहीं है अभी तक, है ना? इसका आपको अर्थ आए ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वर्तमान, यहाँ पर प्रश्न को एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है? वर्तमान समय शिक्षण कौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभं प्रदर्शनं कुर्वन्ति, स्वप्रतिभा प्रदर्शनं कुर्वन्ति। कौन कौन कुर्वन्ति? तो संस्कृतस्य अध्येतारः, संस्कृतस्य अध्येतारः, है ना? यानी वर्तमान समये यहाँ से ये उत्तर हो जाएगा। वर्तमान समये संस्कृतस्य अध्येतारः शिक्षण कौशल चिकित्सा खगोल विद्या वास्तु विद्या आईएएस प्रभृति सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति। तो यहाँ पे इसका उत्तर, दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल, ये पूरा आपका यहाँ से वर्तमान समय से लेकर के और प्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति यहाँ तक आपका इसका क्या हो जाने वाला है? आंसर हो जाने वाला है। बात समझ में आ गई होगी। यानी तात्पर्य क्या है? आपको क्या करना है? लाइन से लाइन मिलाना है और इसका उत्तर लिखना है। इसका उत्तर लिखना है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं आपका? कि संस्कृत भाषायाः अध्ययनं कीदृशम् अस्ति? संस्कृत भाषा का जो अध्ययन है वो कैसा है? संस्कृत भाषा का अध्ययन जो है वो कैसा है? तो यहाँ देखिएगा, संस्कृत भाषायाः अध्ययनं जीवन मूल्यपरकं जीवन वृत्ति साधन परम च अस्ति। यानी यहाँ से लेकर के और आपका यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी तीसरा प्रश्न जो है उसको आप यहाँ से संस्कृत भाषाया अध्ययनम, है ना? जीवन मूल्य परकम जीवन वृत्ति साधन परम च अस्ति, ये इसका सही जवाब होने वाला है। तो अब ये हमने 2 प्रश्न देख लिए हैं, एकपदेन उत्तरतः और पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। अब बात समझिएगा, ठीक है? आपको पठित गद्यांश जो होता है वो पास करवाने के लिए ही होता है, यानी अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए होता है। तो बिल्कुल भी आप भयभीत ना हो, आपको घबराना नहीं है। आप सीधा सा एक तरीका समझ लीजिएगा, लाइन से लाइन मिलाना है और उत्तर लिखना है। ठीक है? एक पदेन की बात कर रहे हैं तो जो आपको सर्वासम भाषाणाम जननी वाली बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे पूरी पंक्ति क्या थी? संस्कृत भाषा सर्वभाषाणाम जननी अस्ति। तो जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है उस शब्दों को छोड़ देना है, जो बच गया है वो आपको क्या कर देना है? उत्तर उसका लिख देना है। बिल्कुल, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भई, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
पूरे पेपर को समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आगे देखिएगा, अब अगला जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार का प्रश्न है? अगर अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है तो हमको एक बात समझ में आ गई है कि बार-बार किसके बारे में बात कर रहे हैं ये? संस्कृत भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? संस्कृत भाषा के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? संस्कृत भाषा के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अनुच्छेद का जो उपयुक्त शीर्षक है वो क्या है? जैसे बार-बार किसके बारे में बात कर रहे हैं? संस्कृत भाषा। तो यहाँ पर एक तो उत्तर हो जाएगा इसका संस्कृत भाषा, ठीक है? एक तो ये उत्तर हो जाएगा। एक उत्तर इसका हो जाएगा संस्कृत भाषायाः महत्त्वम्, संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी, है ना? या संस्कृतस्य महत्त्वम्, इस तरह से क्या हो सकता है इसके पृथक-पृथक जो शीर्षक हैं, वो हो सकते हैं। प्र शब्द रूपों के प्रसंग में हमने पढ़ा है षष्ठी में क्या होता है, अकारांत में स जुड़ता है, इकारांत में याह जुड़ता है ना? अगर आपको आकारांत या ईकारांत दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ में क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे और महत्वम शब्द लिख देंगे। अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो महत्वम ऐसा नहीं जोड़ना है। अब तीसरा प्रश्न जो है, ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना? अगला जो प्रश्न है आपका, वो है केवल प्रश्नत्रयम्। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। भाषिक कार्य, इसको हम क्या कहते हैं, कौन-सा? यानी व्याकरण से संबंधित कार्य, जो कई टॉपिक इसमें ऐसा है। अब देखो भाषिक कार्य को समझने के लिए 2-3 शब्दों को समझ लेते हैं। एक आता है आपका कर्तरीपदम, ठीक है? कर्तरीपदम, कर्तरीपदम का मतलब होता है कर्ता, ठीक है? कर्मपदम, कर्मपदम का मतलब होता है कर्म, यानी ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? एक आता है क्रियापदम, क्रियापदम, तो ये आपकी वर्ब हो गई, है ना? क्रिया या धातु, ठीक है ना? एक आता है आपका विशेषण पदम, तो आपको विशेषण के बारे में बात करनी है। विशेष्य पदम, विशेष्य पदम तो आपका विशेष्य पद हो जाएगा। बात करेंगे, अभी आपके प्रश्न भी है समुचितम साधनम, यहाँ पर भी वो बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है? एक आता है विपर्यय पदम, विपर्यय, विपर्यय, विपर्यय कह दो, विपरीतार्थक कह दो, विपरीतार्थक कह दो। तो ये क्या है ये आपके विलोम, है ना? यहाँ पर क्या लिखना है आपको? विलोम शब्द, है ना? समानार्थक कह लीजिएगा, समानार्थक, समानार्थक या, है ना? समानार्थक शब्दों की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया पर्याय। पर्याय पद आ गया तो ये हो गया आपके पर्यायवाची, ठीक है? पर्यायवाची। क्लियर हो गया होगा इतना? चलिए, अब पश्यामः इति क्रियायाः कर्तृपदम किम? देखो क्रिया दे दी है यहाँ पे और यहाँ इसका क्या पूछा है? कर्तृपदम। कर्तृपदम का मतलब क्या हो गया? कर्ता पूछ रहा है। अब देखिएगा इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में पश्यामः कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है ना? पश्यामः कहाँ लिखा हुआ है इसको देखना है। इससे आपके इसमें पश्यामः कहाँ लिखा हुआ है? तो देखिएगा, आप देखेंगे पश्यामः यहाँ लिखा हुआ है और इसका करता क्या है? वयम्, है ना? वयम्, वयम् पश्यामः, यानी हम सब देखते हैं, हम सब देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुछ दिमाग नहीं लगाना भई, है ना? इस क्रिया का कर्ता कौन है? बस कर्तृपदम का मतलब नेके, वयम्, लाभाः संस्कृत पठनेन। तो ये आपके गलत ऑप्शन हो जाएँगे। आपका वयम् इसका क्या होने वाला है? बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है? वयम् इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, इसको समझिएगा। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की जो परिभाषा क्षम्यताम, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। यानी अब यहाँ पर एक पद दिया गया है कि समुचितम, समुचितम, ठीक है? समुचितम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किमस्ति। यानी पहले क्या दिया गया है? आप एक चीज़ और समझिएगा, 99% विशेषण पहले होता है, विशेष्य बाद में, ठीक है? विशेष्य बाद में, 99% है ना?
ऐसा होता है, फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है ना, इस पैराग्राफ में समझने का प्रयास करते हैं समुचितम। अब देखिएगा समुचितम और एक चीज़ और समझिएगा, इन दोनों की विभक्ति विभक्ति, लिंग और वचन ये क्या होते हैं? एक समान होते हैं, है ना? दोनों में एक समान विभक्ति यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति विशेषस्य तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्यापि। तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर शब्द रूप आपने पढ़े हैं तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं बिना पैराग्राफ देखे भी जिज्ञासायाः यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग किया है, स्व अनुभवहि यहाँ पे तृतीया का प्रयोग किया है, जबकि यहाँ पर तृतीया और इनका प्रयोग नहीं है, यहाँ पर प्रथमा का ही प्रयोग है। संस्कृत शिक्षकः ये पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग है, ठीक है? समुचितम समाधानम तो ये आपका 3 जो विकल्प है ये नहीं होगा, ए इसका सही जवाब जाएगा, लेकिन हमको फिर भी इसका जाँच कर लेनी है। तो हमको क्या करना है, एक बार पैराग्राफ में देख लेना है, ठीक है? क्या कर लेना है? या देखिए समुचितम समाधानम तो क्या कह रहे हैं कि विशेषण पद का विशेष्य पद क्या है? मैंने क्या कहा था विशेषण 99% आपका परसेंट क्या होगा? पहले होगा, विशेष्य बाद में होगा। तो समुचितम समाधानम या परीक्षा में इस तरह से भी देकर के पूछ लेते हैं, परीक्षा में इस तरह भी देकर के पूछ लेते हैं, ठीक है? क्या देकर के समुचितम समाधानम इत्यत्र विशेषण पदम किमस्ति या इत्यत्र विशेष्य पदम किमस्ति तो यहाँ पर विकल्प क्या हो गया इसका बिल्कुल इसका विकल्प जो है वो समाधानम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा हानयः ठीक है हानयः हानयः इति पदस्य विपर्ययी विपर्ययी का मतलब हो गया विलोम। क्या पूछ रहा है आपका विलोम है ना संति है लिखिता है लाभा है नैके है तो लाभ हानि हानि का मतलब क्या हो गया हानि और हानि का क्या हो जाएगा विलोम लाभ ठीक है हानि का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा तो ये तो विलोम शब्द और ये तो आप बिना पैराग्राफ को देखे भी क्या कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको क्या करना है चलिए पैराग्राफ में देखते हैं है ना यानी संति लिखिता लाभा नैकई तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहे हैं संस्कृत पठनेन के लाभाः लाभ यानी लाभ का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा लाभ का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा अगला प्रश्न आपका अद्यतार है ना इसका क्रियापद पूछा है आपसे क्रियापद पूछा है तो देखिएगा कुर्वन्ती दे रखा है यहाँ पे संस्कृतस्य अध्येतारः एक अध्येतारः की बात अध्येता है ना पढ़ने वाला एक नहीं है अनेक है ठीक है ना तो अनेक है यानी बहुवचन की बात कर रहे हैं इसीलिए क्रियापद भी क्या होगा इसका बहुवचन ही होगा तो आपका एक पद आपसे कर्तृपद का पूछ लिया एक क्रियापद का पूछ लिया एक आपका विशेषण पद का पूछ लिया तो क्या कह रहे हैं यहाँ अध्येतारः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम अस्ति तो क्रियापदम के अस्ति संति ही भजन्ते कुर्वन्ति तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा कुर्वन्ति ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे सारे वही हैं सारे क्रियापद ही हैं लेकिन लेकिन यहाँ अद्यतारह वाली लाइन में कौन सा क्रियापद प्रयुक्त किया गया है उसको आपको यहाँ पर देखना है उसको आपको देखना है इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए आपको धातु रूप का ज्ञान भी होना चाहिए धातु रूप का ज्ञान भी होना चाहिए बात समझ में आ रही है क्या यस या नो ठीक है ना तो बिल्कुल अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं इस प्रकार से अपठित गद्यांश के 10 नंबर आ जाएंगे आपके कितने नंबर आ जाएंगे अपठित गद्यांश के 10 नंबर आ जाएंगे दूसरा आता है 5 नंबर का आपका पत्र लेखन ठीक है ना क्या है भाई पत्र लेखन में आपको मंजूषा की सहायता से मंजूषा यानी पेटी यानी बॉक्स की बात कर रहे हैं ना मंजूषा की सहायता से आपको पत्र लेखन यहाँ पर करना है मंजूषा बॉक्स इसमें देखिएगा बॉक्स दिया हुआ है ना मंजूषा बॉक्स दिया हुआ है तो यहाँ पर भी एक बार पत्र को आपको पढ़ना है सौरव शिमलाम भ्रमणाय प्रसन्नम धन्यम सौंदर्यम शुद्धम हिमाचल प्रदेश से नमो नमः शाश्वतः है ना शाश्वत यहाँ पे नाम है सौरभ यहाँ पे नाम है ये दो नाम यहाँ पर दिए गए हैं चलिए देखते हैं
ऊपर-ऊपर यहाँ पे दिनांक आ जाएगी, पत्र का प्रारूप आपको आता ही होगा, नहीं तो हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है पत्र के ऊपर भी, ठीक है ना? आप उसको पूरा डिटेल से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे दिनांक आ जाएगी, तो दिनांक तो ऑप्शन में नहीं दे रखी है, आपको देखोगे प्रिय मित्र, है ना? प्रिय मित्र, अब यहाँ पे थोड़ा भ्रम ये हो जाता है, 2 नाम दिए गए हैं वहाँ पे, है ना? एक तो सौरभ दिया गया है और सौरभ सबसे पहले दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में सौरव, मंजूषा की बात करेंगे तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि भवान सौरभः। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, आप लड़के हो, लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर क्रिया में या प्रश्न में आपको एक नाम दिया जाएगा, चाहे वो लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो, आपको वो ही अपने आप को मानना है। अपना नाम वहाँ पर नहीं लिखना है, जो प्रश्न में दिया हुआ है, वो ही नाम लिखना है। अगर प्रश्न में नहीं दे रखा है, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आप देखिएगा मंजूषा में अरे सौरभ तो आप हैं और पत्र किसको लिख रहे हैं? अपने मित्र को। किसके प्रति? क्या नाम है मित्र? शाश्वतम प्रति। यानी इन आपका दोस्त कौन है? शाश्वत है। आप सौरभ हैं और आपका दोस्त कौन है? शाश्वत है। उसको अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखते हुए एक मंजूषा की सहायता से क्या लिखना है? एक पत्र लिखना है। ठीक है ना? क्या लिखना है? पत्र लिखना है। तो आप कौन हैं? आप तो सौरभ हैं, है ना? जिसको पत्र लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? तो यहाँ पे शाश्वत को पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं भई? शाश्वत को पत्र लिख रहे हैं। प्रिय मित्र शाश्वत, प्रिय मित्र शाश्वत। फिर दूसरा क्या होगा? सस्नेहम। यहाँ पे हमको क्या करना है? अभिवादन करना है। क्या करना है? अभिवादन अभिवादन करना है। अभिवादन सूचक शब्द देखिएगा, आपकी मंजूषा में क्या दे रखा है? तो वहाँ दे रखा है नमो नमः, नमो नमः। ठीक है ना? यहाँ पे मंजूषा में देखिएगा क्या दे रखा है? शाश्वत और नमो नमः। ठीक है? आगे देखिएगा, अगला जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, यानी यहाँ सब ठीक है, आपके वहाँ सब कैसे हैं? गत मासे यानी पिछले महीने मैं शिमलाम गतवान, मैं शिमला गया। किसके लिए गया? तो आपके मंजूषा में देखेंगे तो वहाँ पे एक पद दे रखा है भ्रमणाय, यानी किस लिए गए हो? आप कहेंगे सर भ्रमणाय, है ना? किसके लिए? तो भ्रमणाय, पहले में ये हो गया, दूसरे में आपका हो जाएगा तीसरा क्या? सौरभ के लिए, शिमला के लिए, प्रसन्न के लिए, है ना? धन्य के लिए, धन्यम के लिए, सौंदर्यम, तो क्या किसके लिए गए आप? घूमने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भ्रमणाय। कहाँ गया मैं? घूमने के लिए कहाँ गया? क्योंकि प्रश्न में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कह रखा है कि अपना यात्रा वृत्तांत, आप घूमने जो गए हैं उसके बारे में आपको बताना है, तो भ्रमणाय, भ्रमणाय शिमलाम गतवान, तत्र पर्वतानाम, वहां पर्वतों का क्या देखा हमने? सुंदरता। पर्वत कैसे दिखाई दे रहे हैं वहां पे? सुंदर पर्वत दिखाई दे रहे हैं। तो पर्वता नाम सौंदर्यम, ये कितने नंबर पे हो जाएगा? 4 नंबर में, है ना? सौंदर्यम। दृष्टवा मम मनः अतीव, कैसा हो गया भाई? उसकी सुंदरता को देख करके मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। अगला क्या है यहाँ पे मंजूषा में पद? प्रसन्न, प्रसन्नम, है ना? 5 नंबर में क्या आ जाएगा आपका? प्रसन्नम, प्रसन्नम, प्रसन्नम जातम। तत्र रिक्तिस्थान पर्यावरणम वर्तते, तत्र रिक्तिस्थानम पर्यावरणम वर्तते। कैसा पर्यावरण है वहां पर? तो आप कहेंगे कि वहां पे शुद्ध पर्यावरण है। कैसा पर्यावरण है? तो शुद्धम पर्यावरणम वर्तते, शुद्धम पर्यावरणम वर्तते। ठीक है? एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पत्र अगर आपके पास समय है, आप ऐसे ही फॉर्मेट बना करके पूरा पत्र लिखें। पूरा पत्र लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलने की पूरी संभावना है। वैसे आप अ, 1, 2, 3 ऐसे पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो, ठीक है? और कोशिश करें कि नए पेज पे स्टार्ट करें। पठित गद्यांश का प्रश्न जैसे ही पूरा होता है, जब आप पत्र लिख रहे हैं या कोई नया प्रश्न लिख रहे हैं, तो आप उसको नए पेज से क्या करें? प्रारंभ करें, क्योंकि 18 ही प्रश्न हैं आपके पास में और कॉपी में डबल होते हैं ना? हाँ।
कॉपी आपसे नहीं भरी जाएगी। तो इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर आप नए सिरे से नए पेज पे ही आप प्रारंभ करें तो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है? शुद्धं पर्यावरणं वर्तते। शिमला किसकी राजधानी है भाई? ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेशस्य हिमाचल हिमाचल प्रदेशस्य राजधानी, है ना? शिमला हिमाचल प्रदेशस्य राजधानी वर्तते, अतः तत्र सर्वत्र विकासः दृश्यते। देशात् विदेशेभ्यः च पर्यटकाः भ्रमणाय कुत्र आगच्छन्ति? शिमलाम् आगच्छन्ति। कहाँ आते हैं घूमने के लिए? शिमलाम्। कहाँ आते हैं? शिमला आते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अहमपि शिमला भ्रमणं कृत्वा आत्मानं किम धन्यम धन्यम मन्यत आत्मानम, है ना? धन्यम मन्ये, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। भवान अपि समयं प्राप्य एक बारम शिमला गच्छेत भवदीयम प्रियम मित्रम। क्या नाम है आपका? आपका नाम सौरव। आपका नाम क्या है? सौरव। तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है ना? सौरव। आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी नाम है, वो आपको नहीं लिखना है, जो आपको प्रश्न में दिया गया है, वो ही आपको नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये आपका पत्र लेखन हो गया मंजूषा की सहायता से। इसके बाद में आता है चित्र वर्णन, है ना? चित्र वर्णन, यानी चित्र वर्णन देख कर के आप इसमें सबके वाक्य अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन चित्र वर्णन का एक हमने एक वीडियो बनाया है ना? उसमें एक फॉर्मेट दे रखा है, थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट की भी, ठीक है? अब इदम चित्रम किसका है भाई? ऐतिहासिक धरोहरों का है हमारा, भारत की जो ऐतिहासिक धरोहर है, उनका ये चित्र है ना? और अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मेट है अस्मिन चित्रे इदम इदम अस्ति, है ना? इस चित्र में क्या-क्या है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे है ना? अस्मिन चित्रे ताजमहल ताजमहलम अस्ति, ठीक है? यानी ये यह ऐतिहासिक स्थानों का ये है ना चित्र है। इदम चित्रम ऐतिहासिक स्थानानाम अस्ति, यानी इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, है ना? तो यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि आपको जो मंजूषा दी गई है उसी में से लिखना है। ये आवश्यक नहीं है कि हाँ, मंजूषा आपकी सहायता के लिए है। मंजूषा किसके लिए है? आपकी सहायता के लिए है। ठीक है ना? हाँ, आपका एक फॉर्मेट है इदम चित्रम या अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे रिक्त स्थान अस्ति और सन्ति, ठीक है ना? अगर एक है, एकवचन है अस्ति, और अगर बहुवचन है तो सन्ति। इनका आपको प्रयोग करना है। एकवचन है तो अस्ति और बहुवचन है तो सन्ति। अस्मिन चित्रे ताजमहलम अस्ति। आपका वाक्य सही हो गया। आपका वाक्य सही हो जाएगा। अस्मिन चित्रे वृक्षाः सन्ति। अस्मिन चित्रे हवामहलम अस्ति। अस्मिन चित्रे लाल किला अस्ति। बहुत सिंपल है। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, है ना? फिर भी आप एक बार चित्र वर्णन वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आप सबके अलग-अलग वाक्य होंगे, इसके लिए फिक्स वाक्य कोई नहीं है, ठीक है? या उसके अलावा मम प्रिय पुस्तकम, है ना? मम प्रिय पुस्तकम, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, 5 वाक्य लिख सकते हैं, है ना? कोई भी ले सकते हैं, जैसे इसमें भगवद गीता के बारे में बताया गया है ना? मम प्रिय पुस्तकम भगवद गीता अस्ति, ठीक है? हाँ। भगवद्गीतायां ज्ञानस्य भण्डारः अस्ति। भगवद्गीतायां कर्मयोगः भक्तियोगः अस्ति। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति उपदेशान् ददाति। है ना? तो इस तरह से आप 5 वाक्य आपको लिखना है। न्यूनातिन्यूनम पंचभी संस्कृत वाक्य, एक अनुच्छेद लेखन, ठीक है? 5 वाक्य। तो ये अथवा में है, चाहो तो आप चित्र वर्णन करें, चाहे आप अथवा में आप इसको लेकर के चलें, इसके लिए भी हमने एक कक्षा बनाई है ना? उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा-सा और समझते हैं। हाँ, अब ये देखिएगा अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषया अनुद्य अनुद्य यानी अनुवाद करके लिखना है। केवल पंच वाक्य पंचकम। यहाँ पे 7 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको केवल 5 वाक्यों के बारे में यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना?
हिंदी या इंग्लिश में दिया हुआ है और इसको आपको किस में करना है? संस्कृत में कन्वर्ट करना है, संस्कृत में आपको इसको लिखना है। क्या कह रहे हैं? मधुरः मम मित्रमस्ति, है ना? तो मधुर मेरा मित्र है। मधुरः इसका क्या हो जाएगा? मधुरः मम मित्रम अस्ति। मधुर मेरा मित्र है। अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं। अब देखिएगा, अनेक लोग, मधुर मधुर कहाँ का है? मधुर आपका एक वचन का है, ठीक है, प्रथम पुरुष का है, इसीलिए क्रिया भी क्या हो गई? कि अस्थि हो गई। मेरा, मेरी, मेरे, उसके लिए अस्मद शब्द, है ना? अस्मद शब्द यानी मम। और मित्र, मित्र को एक वचन में क्या कहेंगे? मित्रम। तो मधुरः मम मित्रम अस्ति। तो आपको शब्द रूपों का ज्ञान अर्थ सहित बता रखा है। शब्द रूप जो है, इसके लिए आपको देखो शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान बहुत आवश्यक है। धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप, ठीक है। शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब आगे के जितने भी अधिकांश जो प्रश्न होंगे उसमें शब्द रूप और धातु रूपों का विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया गया है, या बार बार वही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए शब्द रूप और धातु रूपों को हमने बहुत ही विस्तार से यानी अर्थ के साथ पढ़ाया है ना, कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। ऐसे ही अनेक लोग, यानी एक लोग की बात नहीं कर रहे हैं, अनेक लोगों की बात कर रहा है। कितने लोगों की बात कर रहा है? अनेक लोगों की बात कर रहे हैं। तो लोगों को कहते हैं जनः, अनेक को अनेके, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनेके जनाः, अनेके जनाः कहाँ घूम रहे हैं? उद्यान में, यानी सप्तमी में पर। तो उद्याने, उद्याने भ्रमन्ति। बिल्कुल सरल है, उद्याने भ्रमंती। अब यहाँ पर देखिए अनेके जनाः, ये कौन सी क्लास का है? तीसरी क्लास का है, इसीलिए क्रिया भी इसकी तीसरी, यानी ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, इसीलिए क्रिया भी यहाँ पे प्रथम पुरुष कौन सी होगी? बहुवचन की ही क्रिया होगी। तो आप शब्द रूप धातु रूप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है ना? एक बार आप उसको जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि बिल्कुल सरल लगेंगे, लड्डू लगेगा आपको, बिल्कुल, है ना? हाँ। चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम सब घर जा रहे हैं, हम सब के लिए एक शब्द प्रयोग किया है हमने, वयम्, ठीक है? एक आपको सारणी लिखवाई है, वयम्। कहाँ जा रहे हैं? गृहम्। कहाँ जा रहे हैं? गृहम्। और जा रहे हैं को क्या कहेंगे? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, गच्छामि। यानी ये 7वीं क्लास का है, यानी उत्तम पुरुष एकवचन का करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गच्छामि। यानी वयम् गृहं गच्छामि, यानी हम सब क्षम्यतां क्षम्यतां, हम सब है ना? गच्छामः। गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः। ये आपका उत्तम पुरुष बहुवचन यानी 9वीं कक्षा का ये आपका विद्यार्थी है। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? वयं गृहं गच्छामः। गच्छामः मातुल ग्रामम गच्छामः, है ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गच्छामः। आगे क्या कह रहे हैं? रमा ने कल संस्कृत गीत गाया। रमा ने क्या किया है? कल संस्कृत गीत गाया है। ठीक है ना? तो रमा, रमा ने यानी प्रथमा एकवचन का रमा, कल, कल का ह्य, संस्कृत गीत, संस्कृत गीतम, संस्कृत गीतम गाया। तो अगायत, है ना? अगायत। एक तो ये हो जाएगा, एक गीतवती, एक गायती स्म। अनुवाद के प्रकरण में पढ़ा रखा है मैंने ये। अगायत भी होगा, सही है, गीतवती भी सही है, और गायती इसमें भी, ये वाक्य भी आपका सही है। विद्यालय में 100 शिक्षक है। विद्यालय में यानी सप्तमी एकवचन का रूप है। विद्यालये, विद्यालये कितने शिक्षक हैं? 100, 100 को कितना कहते हैं? शतम। क्या शिक्षक हैं? शिक्षकाः सन्ति, शिक्षकाः
संति। कल 10 बजे परीक्षा होगी। परीक्षा कदा? कब होगी परीक्षा? तब कहेंगे 10 बजे, है ना? कल होगी यानी भविष्य की बात कर रहे हैं। स्वः 10 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं? आपके तो समय ज्ञान है। दशवादने दशवादने परीक्षा परीक्षा भविष्यति। भविष्यति यानी 10 बजे क्या होगी? परीक्षा होगी। मैं हिंदी भाषा जानता हूँ, है ना? अहम, मैं के लिए अहम, अहम हिंदी भाषा को, द्वितीय हिंदी भाषाम जानामि। मैं जानता हूँ, यानी मैं कौन-सी भाषा को जानता हूँ? मैं हिंदी भाषा को जानता हूँ। अहम हिंदी भाषाम जानामि। मैं हिंदी भाषा को जानता हूँ। तो ये बिल्कुल सरल वाक्य हो जाएँगे। ये आपका अनुवाद का प्रकरण है। 5 नंबर का ये पेपर है ना? 5 नंबर का ये प्रसंग है आपका। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है और 7 में से कोई 5 वाक्य करने हैं। तो यहाँ पे क्रिया और कर्ता का थोड़ा ध्यान रखना है। और एक बार इसको अनुवाद वाला जो हमारा टॉपिक है उसको ज़रूर क्या करें, देखें, ठीक है ना? हाँ, प्रत्येक हमने टॉपिक के ऊपर एक-एक वीडियो बना रखा है, उसको आप बिल्कुल विस्तार से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक बार आपने पूरा वो देख लिया, तो निश्चित रूप से मानिएगा परीक्षा में 99% की बात कर रहा हूँ मैं ना, 99% की बात कर रहा हूँ, उससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है? तो अभिव्यक्तस्य अतीव कृशकायः ये कहाँ से है? विचित्र साक्षी वाले पाठ से लिया गया है। अभियुक्तः प्लस च, अभियुक्तः प्लस च, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अभियुक्तश्च, अभियुक्तः च, अभियुक्तश्च, ठीक है ना? तो यहाँ पे संधिम व संधि विच्छेदम कुरुतः, संधिम या संधि विच्छेद आपको करना है। केवल आपको यहाँ संधि के नाम से आपको मतलब नहीं है, आपको केवल संधि पद करना है या संधि विच्छेद करके उत्तर लिखना है। ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है? पदातिरेव, पदाति प्लस रेव, बस यानम विहाय, ये भी विचित्र साक्षी वाले पाठ से है, ये भी विचित्र साक्षी वाले पाठ से है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? पदाति पदाति प्लस एव, है ना? पदातिरेव, पदाति प्लस एव, पदातिरेव, ठीक है? कः प्लस अपि ये सारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं आपके। को अपि, कः प्लस अपि, को अपि, ठीक है? को अपि, दिक् माम एवं भूतम, दिक् दिंग माम एवं भूतम, तो इसका क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण में परिवर्तित हो रहा है, ये हो जाएगा दिक्, धिक् माम एवं, ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? धिक् माम एवं, धिक् प्लस माम एवं, सम्यग उक्तम, सम्यक, ये जस्व संधि का उदाहरण हो जाएगा आपका उक्तम, ठीक है? यानी क के बाद में क्या है? स्वर है, तो ये अपने वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे आपका जगत प्लस ईशः, जगदीशः, जगत प्लस ईशः, जगदीशः, है ना? जगदीशः। अगर विसर्ग जगदीशा, ठीक है? तो ये ऊपर वाले आपके विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, ये आपका है ना? व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। दिक् प्लस उक्तम, क्षम्यताम, सम्यक प्लस उक्तम, है ना? सम्यक उक्तम, और ये भी दिक् प्लस माम एवं, ये भी आपका व्यंजन का ही है ना? पंचम वर्ण में बदल जाएगा ये, ठीक है? तो यहाँ पे आपके कौन से प्रसंग से हैं? संधि का कार्य है, आपका एक संधि से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, 4 नंबर का होगा, 5 उदाहरण होंगे, कोई उसमें से 4 आपको करने हैं, 4 आपको करने हैं, ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहे हैं? समास, समास विग्रहम, समास विग्रह करना है, प्रदत्त विकल्पेभ्य चित्वा लिखत, ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको छाँट करके लिखना है, कोई 4 प्रश्न आपको करना है, ठीक है ना? कितने करने हैं भई? कोई 4, 5 दिए हुए हैं। किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, है ना? किम वनराज पदाय,
तो वनराज पद के लिए, है ना, वनराज यानी वन के राजा के पद के लिए कौन सुपात्र है? उसका यहाँ पे तो वनराजः पदाय, वनराजा पदाय, वनराजे पदाय या वनराजस्य पदाय, का के की, वन के राजा का जो पद है उसके लिए, है ना। तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष हो गया? षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास का ये क्या है? उदाहरण है। वनराज पदाय, वनराजस्य पदाय। ऐसे ही दीने पुत्रे माता कृपया आर्द्रम हृदम यस्या सा भवेत। तो ये आपका कामधेनु वाला पाठ है ना, वहां से ये लिया गया है, ठीक है। कृपया आर्द्रम रिदम, ठीक है ना, आर्द्रम रिदम, इसके लिए यस्या सा भवेत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृपया आर्द्रम रिदम, है ना। तो यहाँ पे कृपार्द्रम हृदया, यस्यासा, ठीक है। हाँ, बहुव्रीहि। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कृपार्द्र हृदया, कृपयार्द्र हृदया, कृप हृदयार्द्रा या कृपाद्रा हृदया। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है पहले वाला, है ना, कृपार्द्र हृदया। ये इसका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, कुशलवौ सभाम प्रविशतः। कुशलवौ, तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न है कुशलवौ यानी कुशश्च लवः च, कुशश्च लवः च, ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। कौन से समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। कुश और लव, कुश और लव, कुशश्च लवश्च कुशलवौ। आगे अगला प्रश्न है आपका, प्रजा सुखे सुखम राज्यः। प्रजा सुखे, किसके सुख की बात कर रहे हैं? प्रजायाः सुखम च, क्षम्यताम, अ, प्रजानाम सुखे, है ना, प्रजा सुखे, प्रजानाम सुखे, बहुवचन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये आपका सही विकल्प क्या होगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे अभी आपका तत्पुरुष का कार्य होने वाला है। आगे देखिएगा, सव्यवधानम न चारित्र लोपाए, यह भी आपका शिशु लालनम वाले पाठ से लिया गया है। सव्यवधानम, व्यवधान सहित, है ना, व्यवधान की बात करें तो व्यवधान के साथ की बात कर रहे हैं, तो व्यवधानेन सहितम, सह साकम सार्धम, सह के योग में तृतीया, तो व्यवधानेन सहितम, व्यवधानेन सहितम, ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ये आपका समास से संबंधित क्या है? प्रश्न पूछे गए हैं, समास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। वही आपके चार प्रश्न किससे संबंधित पूछे जाने वाले हैं? प्रत्ययों से संबंधित पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, प्रत्ययों से संबंधित। विद्वान एव चक्षुमान प्रकीर्तितः, ठीक है, चक्षुमान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चक्षुमान की बात कर रहे हैं। तो चक्षुष प्लस मान, मान या वान आपको दिखाई दे रहा है, तो वो आपका कौन सा होगा? मतुप प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? मतुप प्रत्यय होगा, है ना। मान आपको दिखाई दे रहा है, मतुप है, वान दिखाई दे रहा है, वतुप होगा। चक्षुष्मान, अगर आपको पद के अंत में आ दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है, तो टाप होता है, और ई दिखाई दे रहा है तो आपको नीप प्रत्यय का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे तो मान दिखाई दे रहा है, तो मान का मतुप, है ना, मान माना मानम, मान माना मानम। तो यहाँ पे चक्षुष प्लस मतुप। ऐसे ही मम नृत्यम प्रकृते है आराधन टाप, अभी मैं बात कर रहा हूँ टाप में क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। आराधन, आ में आ जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आराधना, है ना, आराधना। बस आपको ट्रिक याद रखनी है, आराधना। हाँ, आगे देखिएगा, देखिएगा आपके जो प्रत्यय हैं, एक है आपका तल प्रत्यय, एक है आपका त्व प्रत्यय, एक है आपका टाप प्रत्यय, एक है आपके ङीप प्रत्यय, एक है आपका मतुप प्रत्यय, ठीक है। आपके प्रत्यय ज्यादा हैवी नहीं, है ना, आपके प्रत्यय ज्यादा हैवी नहीं है। तो देखिएगा, तल प्रत्यय के अंत में आपको ता, यानी किसी पद के अंत में आपको ता दिखाई दे रहा है, तो आप तुक्का मार देना। कौन सा? तल, जैसे जनता,
जैसे ममता, ठीक है? ऐसे त्व के अंत में आपको त्व दिखाई देगा, त्व या त्वम दिखाई देगा। जैसे महात्वम, महत्वम, ठीक है? ऐसे टाप के अंत में आपको आ दिखाई देगा, जैसे अजा, ठीक है? अजा, बालिका, बालिका। नीप के अंत में आपको ई दिखाई देगा, जैसे नदी, नदी, नर्तकी, ठीक है? मतुप के अंत में आपको मान, है ना? मत, मान और माना दिखाई देगा, ठीक है? वहां पर आपको क्या लिख देना है? मतुप दिखाई देना है। तो ये आपको कुछ नहीं पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। ये भी आप एक सारणी याद कर लेंगे, बिल्कुल आपका कल्याण हो जाएगा। प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो देखिएगा ना, अभी हमने कहा मान, माना, मानम। तो यहाँ पे देखिएगा मान दिखाई दे रहा है आपको, तो हमने कौन सा कर दिया? आंख बंद करके। अब देखो यहाँ पे टाप, टाप का क्या है? अंत में क्या जुड़ता है? टाप के आ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आ। तो हमने आराधन के साथ में आ जोड़ दिया, क्या बन गया? आराधना। अगला देखिएगा, इसी सारणी के ऊपर करके बता रहा हूं मैं, है ना? इसी सारणी के ऊपर देखिए, अवक्रता, अवक्रता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अवक्रता। तो मैंने क्या कहा था? ता अगर अंत में दिख जाता है तो ता किसके अंत में है? यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, ता किसके अंत में है? आपके तल प्रत्यय के अंत में है, ठीक है ना? तल। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प कर देंगे हम? तवल। तल का कौन सा है? अगर ता दिखाई दे रहा है तो ये लो, तल हो गया। ऐसे ही व्याघ्र मारी, मारी, री किसके अंत, ई की मात्रा किसके अंत में आ रही है? ई आपके ङीप प्रत्यय के अंत में आ रही है, तो आंख बंद करके क्या लिख दो? ङीप लिख दो, है ना? यानी व्याघ्र मार प्लस ङीप क्या हो जाएगा? व्याघ्रमारी। क्या हो जाएगा? व्याघ्रमारी। ऐसे मैंने क्या कहा? त्व के अंत में क्या करना है? त्वम। अरे सारणी में बताया ना अभी आपको, ये देखिएगा, त्व का क्या हो गया? त्वम। तो आपको क्या करना है? इसका सीधा सा विकल्प जो है वो लिखना है, बिल्कुल सीधा सा क्या लिखना है? महत्वम, महत्वम। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, ये भी महत्व है और ये भी महत्व है। दोनों में अंतर क्या है? इसमें 2 तय, देखो एक तय ये रहा, एक तय ये रहा, तो द्वित्व होगा। तो इसमें 2 तय दिए हुए हैं, इसमें एक ही तय दिया हुआ है, इसीलिए विकल्प आपका क्या होगा? एक सही होगा। तो प्रत्यय से संबंधित भी आपका प्रश्न क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एक सारणी बता दी है। ये सारणी आप क्या करें? बिल्कुल इसको याद करके चले जाइएगा, इसको घोट कर पी लीजिएगा। आपकी नैया पार हो जाएगी, है ना? अभी हमने प्रत्यक्ष करके देखा है ना, या प्रैक्टिकल करके देखा है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? आप ज़रूर इसको करें और अभी तक वीडियो को वही कई बच्चों ने क्या नहीं किया है, विद्यार्थियों ने भी लाइक नहीं किया है, तो लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, अब देखिएगा एक प्रश्न आता है आपका संवाद के माध्यम से वाच्य, है ना? वाच्य परिवर्तन का टॉपिक आता है, जो आपके किस प्रकार से पूछा जाता है? संवाद के माध्यम से पूछा जाता है। 3 प्रश्न करने होते हैं किन्हीं 4 में से, ठीक है? अब यहाँ पर देखिएगा वाच्य में आपको अगर आपको शब्द रूप आते हैं, धातु रूप का ज्ञान है, तो बिल्कुल आप इसको हल कर पाएँगे, अच्छे से हल कर पाएँगे। देखिएगा वाच्य की मैं बात करूँ, थोड़ा-सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। वाच्य वाच्य आपके 3 होते हैं, ठीक है? 3 होते हैं। एक होता है आपका कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य, ठीक है? तो आपसे परिभाषाएँ तो वो पूछेगा भी नहीं यहाँ पे। आपको ध्यान क्या रखना है, कर्तृवाच्य में जो है वो कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की होती है। अर्थात कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? आपके कर्म के अनुसार होती है और भाववाच्य में हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया होती है, ठीक है? यानी हम ये कहें यहाँ पे कर्ता में प्रथमा होती है, कर्ता की बात करूँ तो यहाँ पे प्रथमा होती है इसमें और यहाँ पर होती है आपके तृतीया। इसीलिए आपको याद रखना है ये हमेशा आपका यहाँ पर भी कर्ता में कौन-सी होती है? तृतीया ही होती है भाव में भी।
ठीक है? कर्म में बात करूँ तो यहाँ पे कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, द्वितीया होती है, यहाँ पे कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा होती है, इसमें कर्म होता ही नहीं होता है। और क्रिया की बात करें तो इसमें कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता के इसमें कर्म के अनुसार और भाववाच्य में बात करते हैं, तो भाववाच्य में हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन की होती है। तो आपको इसकी तो दिक्कत है ही नहीं, आपको तो केवल और केवल विभक्ति का रूप एक यहाँ पर छाँट करके लिखना है, यहाँ पर उसको देख करके लिखना है, विभक्ति का कौन-सा क्या रूप यहाँ पर दिया गया है, उसको थोड़ा समझ करके लिखना है। अब देखिएगा, यहाँ पे इसमें थोड़ा-सा आप समझिए, ये जो है ना आपका, इसमें आपको यते, येते, यन्ते दिखाई देगा। यते, येते यन्ते। तो आप समझ जाइएगा क्रिया में अगर ये जुड़ा हुआ है तो कौन-सा वाच्य है, या तो आपका कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, क्योंकि भाववाच्य में आपको यते दिखाई देगा, है ना? भाववाच्य में यते दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहे हैं, रमे अद्य विलंबेन कथम शिवे अद्य रिक्तस्थान उत्सवम द्रष्टुम गच्छामि। अद्य गच्छामि यानी जाऊँगा, यानी कौन से वाच्य का है ना? आपका कर्तृवाच्य का, क्योंकि आपको यते, येते, यन्ते नहीं देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कौन-सा वाच्य है आपका? कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे कर्ता में कौन-सी विभक्ति होती है? बिल्कुल, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। और अगर हमने अस्मद शब्द के रूप पढ़े हैं भई, अस्मद शब्द के रूप लिखवा रखे हैं मैंने, डिटेल में पढ़ा रखा है, अर्थ सहित पढ़ा रखा है, ठीक है ना? किस विभक्ति के किस शब्द का क्या अर्थ होता है, वो सारा बता रखा है। एक बार ज़रूर देखें, परीक्षा में पूछा ही जाएगा। अभी आपको यकीन ना होगा तो यहाँ पर अभी आपको बता देंगे कि अस्मद और युष्मद का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखिएगा, तो कर्ता में कौन-सी विभक्ति होगी? यहाँ पे क्रिया दी हुई है और कर्ता पूछ रहा है, तो कर्ता में प्रथमा होती है, तो मम आपके षष्ठी का है, माम द्वितीया का है, मया तृतीया का है और प्रथमा का एक ही विकल्प है। अगर आपको शब्द रूप आते हैं तो आप आराम से क्या कर पाओगे? इसको हल कर पाओगे। शब्द रूप नहीं आते हैं तो मैं मानता हूँ तुक्का लग जाए, एक बात अलग है। बाकी कोशिश आप करें कि शब्द रूपों की कक्षा ज़रूर पढ़ें भई, है ना? शब्द रूपों की कक्षा, है ना? एक संस्कृत अनुवाद की जो कक्षा है, ये आप ज़रूर देख कर के जाएँ। और आपको और भी यहाँ पर कुछ वीडियोज़ हैं, उनको भी क्या करें, आप बिल्कुल देखिएगा, जो जो टॉपिक है उससे संबंधित आपके जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, उन्हीं जो लड्डू प्रश्न हैं, उन्हीं को क्या किया गया है, समाहित किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा भई, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है ना? आगे देखिएगा, शिवा किम तत्र तव सखी अपि गच्छति, तव अभी देखो युष्मद शब्द का रूप है। क्या तुम्हारी सखी भी वहाँ पे आएगी? नहीं, तत्र एव गम्यते, यते क्या दिखाई दे रहा है आपको? यते, यानी ये कहाँ का है? ये कहाँ का है आपका? यते कर्मवाच्य का होगा या भाववाच्य का होगा, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे हमको कर्म और भाव से तो मतलब है ही नहीं, हमको ये देखना है कि यहाँ कर्ता नहीं है और हमको कर्ता लगाना है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो कर्ता होता है वो कौन-सी विभक्ति का होता है? तृतीया विभक्ति का होता है। कौन-सी विभक्ति का होता है? देखिएगा यहाँ पे तृतीया विभक्ति का होता है। इसलिए वहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा, है ना? यहाँ पे देखिएगा गम्यते है, यते दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, तृतीया विभक्ति की बात करें, वयम आपका प्रथमा विभक्ति का है, एक तो सख्या है, एक अहम अहम आपकी प्रथमा का है, तो तृतीया के 2 ही ऑप्शन है हमारे पास में। तो नहीं, तत्र कौन? किम तत्र तव सखी अपि गच्छति? क्या तुम्हारी सखी भी वहाँ पर जाएगी? तो नहीं, तत्र मया एव, नहीं मना कर दिया ना उसके लिए, सखी के लिए तो मना कर दिया, इसीलिए सखी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी मया एव गम्यते, मया एव गम्यते। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, शब्द रूप आपको बिल्कुल देखना है अगर इस प्रश्न को सही करना है तो। पूरा प्रश्न, तरीका ये बता दिया मैंने ये, है ना? पूरा वाक्य पढ़ाने की बजाय मैंने आपको ये 4 लाइनों में ये पूरा समाहित कर दिया है। बस ये सारणी याद रखना और आप इसका उत्तर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है? आगे देखिएगा, यहाँ पर भी देखेंगे तो साधु किम तत्र जनाः अपि उत्सवं पश्यन्ति? रमा आम, तत्र जनैः अपि
दृश्यते, क्या? दृश्यते। अब यहाँ पर आप देखेंगे यते, येते, यन्ते आया हुआ है ना? तो यहाँ पे जनई, कर्ता में तृतीया है, तो कर्म में कौन-सी होगी? कर्ता दिया हुआ है, कर्म में कौन-सी होगी? तो कर्म में प्रथमा होती है। उत्सवऊ 2 उत्सव नहीं चल रहे हैं, उत्सवान भी नहीं होगा, उत्सवम क्योंकि द्वितीया का रूप नहीं है, प्रथमा का रूप क्या होगा? उत्सवः, प्रथमा विभक्ति का रूप होगा उत्सव। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्सव। आम तत्र जनैः अपि उत्सवः दृश्यते, है ना? जनैः अपि। आगे देखिएगा रमे अद्य विद्यालये संगीत प्रतियोगिता भवति, शोभनं तत्र मया अपि गीतं क्या होगा? मया, मया यहाँ पे तृतीया का रूप है, गीतम यहाँ प्रथमा का रूप है, तो यानी ये क्या है? कर्ता भी है इसमें और कर्म भी है, यानी कर्मवाच्य का है और कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है, वो किसके अनुसार होती है? आपके कर्म के अनुसार होती है और कर्मवाच्य में क्रिया में आपको क्या दिखाई देगा? यते, येते, यन्ते, यते, येते, यन्ते, है ना? तो यहाँ पे गायामि, गायति। अब यते देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यन्ते यहाँ पर दिया हुआ है। गीत एक गा रही है का अनेक गा रही है? तो गीत एक ही गा रही है, इसीलिए ये बहुवचन का रूप नहीं होगा। विकल्प क्या होगा इसका? गीयते। क्या सही जवाब हो जाएगा? गीयते। यानी तत्र मयापि गीतम गीयते, यानी वहाँ मैं भी एक गीत गाऊँगी, मैं भी एक गीत गाऊँगी। तो ये वाच्य परिवर्तन का जो प्रश्न है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न ये पूछा ही जाने वाला है और प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। ये 2-3 बातें मैंने बताई हैं और आपको शब्द रूप, धातु रूप ज़रूर पढ़ने हैं। उसी के आधार पर आप इस प्रश्न को क्या कर पाएँगे? हल कर पाएँगे। बात समझ में आ गई होगी? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका समय ज्ञान से संबंधित, यानी अगला प्रश्न आपका जो है वो किससे संबंधित है? समय ज्ञान से संबंधित है और ये भी प्रश्न आपका कभी गलत नहीं हो सकता अगर थोड़ा-सा आपने दिमाग लगाया तो। क्योंकि यहाँ पर भी 4 ही शब्दों की कहानी है। कितने शब्दों की कहानी है? 4 शब्दों की कहानी है। 4 शब्द कौन-कौन से हैं? एक तो आपका बजे है, बजे को संस्कृत में कहते हैं वादनम, ठीक है? बजे को क्या कहते हैं? वादनम। वादनम लगभग आपका सबके साथ में लिखा हुआ ही होगा। फिर भी आपको 3 ही शब्द याद करने हैं। एक का याद करना है सवा, एक याद करना है आपको साढ़े और एक याद करना है पौने, ठीक है? सवा को कहते हैं सपाद, सवा को कहते हैं सपाद, साढ़े को कहते हैं सार्ध, सार्ध, पौने को कहते हैं पादोन। पौने को क्या कहते हैं? पादोन, ठीक है ना? एक तो आपको ये याद करना है। एक आपको 1 से लेके और 12 तक गिनती याद करनी है। 1 को कहते हैं एक, हम जब गिनती पढ़ रहे थे वहाँ पे एकः, एका, एकम वो पढ़ा रहे हैं वो छोड़िए। अभी सिर्फ़ इतना ध्यान रखिए 1 को 1 कहते हैं, 2 को द्वि कहते हैं, 3 को त्रि कहते हैं और 4 को चतुर कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 को चतुर कहते हैं। 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, ठीक है? 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश और 12 को कहते हैं द्वादश, ठीक है? ये शब्द लिखवाए हैं, इतने शब्द बस याद कर लीजिएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आपके समय ज्ञान में तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ये बात समझ लीजिए। कैसे? देखिए, एक तरीका है यहाँ पे लिखने का, पहले आप इसको हिंदी में देखिए, कितना बजा है? 7 बजे, क्या बजा है भई? 7 बजे। ठीक है? कितना बजा है? 7 बजे हैं। अब संस्कृत में 7 को कितना कहते हैं? सप्त, ठीक है? और बजे को क्या कहते हैं? वादनम। और जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसको बोलते हैं वादने। जब इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं देखिएगा यहाँ सभी जगह वादने लिखा हुआ है, ठीक है? सभी जगह क्या लिखा हुआ है? वादने। तो वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो क्या लिखते हैं? वादने कहते हैं और केवल आपको 7 बजे बोलना है तो उसको कहेंगे वादनम। तो अब यहाँ पर देखिएगा सप्त वादने।
अब आपको क्या लिखना है? बस 7 7 की जगह लिखना है सप्तवादने। चरितार्थः प्रातः सप्तवादने उद्यानं गच्छति। कदा गच्छति? सप्तवादने उद्यानं गच्छति। ऐसे ही 8 बजे, 8 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 बजे को पहले लिख, आप वो करें 8 बजे, है ना? अगर आपको आता है तो भी लिखें। 8 को संस्कृत में कहते हैं अष्ट और बजे को कहते हैं वादने, है ना? वादने पहले से लिखा हुआ ही है तो आपको अष्ट लिखना है केवल, और रूप बन जाएगा आपका अष्टवादने। ऐसे ही आपका 9:30 बजे, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। 9:30 बजे। अब देखिएगा, साढ़े को कहते हैं सार्ध, 9 को कहते हैं नव, और बजे वहां पे दिया हुआ ही है, तो रूप क्या बन जाएगा? सार्ध नववादने, सार्ध नववादने। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी। 12:45, 12:45 का मतलब 11:45 नहीं होता, पहले बात ये समझ लीजिएगा। 12:45 का मतलब होता है 12:45, 12:45 का मतलब क्या होता है? 12:45 होता है। 12:45 का मतलब क्या होता है भाई? 12:45 होता है। तो 12:45, 12:45। अब देखो, पौने को कहते हैं पादोन, ठीक है, और एक को कहते हैं एक, और बजे को कहते हैं वादनम, वादनम पहले से दे रखा है यहाँ पे वादने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पादोन एक वादने। अब ये होता है 2:15, 2:15, ठीक है। अब सवा को कहते हैं सपाद, सवा को कहते हैं सपाद, और दो को कहते हैं द्वि। तो क्या रूप बन जाएगा? सपाद द्विवादने क्रीडितुम क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, है ना? कदा? सपाद द्विवादने, सपाद द्विवादने। तो ये आपका समय ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। ये क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए। कर लेंगे इसको सही? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान पूर्ति करनी है कौन से पदों से? अव्यय पदों से। कौन से पदों से? अव्यय पदों से। ये भी आपको वही 3 करने, कोई 4 में से 3 आपको करने हैं, ठीक है ना? अव्यय पद, अव्यय का मतलब हो गया कि जिसके रूप नहीं बदलते हैं, जिसके रूप नहीं बदलते हैं। देखो, अव्यय कौन कौन से हैं? सहसा, पहले आपको इनको अर्थ देख लेना चाहिए। सहसा का मतलब होता है अचानक, वृथा का मतलब होता है बेकार, श्वः का मतलब होता है आने वाला कल, और कुतः का मतलब होता है कहां से। यानी कुतः आपका क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। कुतः क्या हो गया है? प्रश्नवाचक हो गया है। तो जहां भी इसमें देखिएगा, किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम, ये आपके सप्त ककार होते हैं, ठीक है। और अगर इनमें से कोई आपको दिखाई दे रहा है तो सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिखाई होगा। तो वहां पर देखिएगा, इन चारों में से कहीं पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको लास्ट में? बिल्कुल सर, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, और यहाँ हमारा कुतः है। तो हम इसमें आंख बंद करके क्या लिख देंगे? कुतः, ठीक है। प्रश्न क्या बन गया? गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। यमुना कुतः प्रभवती, यमुना कहाँ से निकलती है? बात समझ में आई? अब दूसरा देखिएगा, अद्य का मतलब होता है आज, ठीक है। श्वः का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल। और ह्य का मतलब होता है बीता हुआ कल। ये प्रश्न आए आता ही है, एक प्रश्नवाचक का आता है, एक इन तीनों में से कोई एक आता है। तो ये हो गया आपका भविष्य, ठीक है। ये हो गया वर्तमान, और ये हो गया भूत, भूतकाल, ठीक है। ये भूतकाल हो गया हियर। अब देखिएगा, इनमें से कोई क्रियापद कहाँ की है? भविष्यति, भविष्यति यानी भविष्य काल की है। कहाँ की है? भविष्य काल की है। तो वहां पे क्या आएगा भविष्य काल में? श्वः। भविष्य काल में क्या आएगा? श्वः। तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम? श्वः। वैसे अव्यय के टॉपिक पे आपको डिटेल से इसको बता रखा है, आप वहां पर भी जाकर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बात क्लियर हुई? अब आगे देखिएगा, 2 हो गए हमारे। बच गया क्या? सहसा और वृथा, है ना? वृष्टि प्रारभत, बेकार में वृष्टि हुई या अचानक वृष्टि आरंभ हो गई? तो सहसा,
यानी यहाँ अचानक वृष्टि आरंभ हो गई, सहसा अचानक वृष्टि आरंभ हो गई। और धनस्य धन का प्रयोगम मा कुरु, यानी कैसा धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए? बेकार में धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी धन का जो प्रयोग है वो बेकार नहीं, व्यर्थ में आपको धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृथा, यानी ये अव्यय पद है ना? अव्यय पद है। और इसमें से जैसे प्रश्नवाचक की मैं बात कर रहा हूँ और 3 पद मैंने यहाँ पे दिए हैं श्वः, अद्य और ह्यः। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, 4 में से आपके 2 तो यहाँ पर हैं ही और 2 में से किसी एक पे भी आप तुक्का लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बिल्कुल सरल सा प्रश्न आता है, लड्डू प्रश्न आते हैं, आपको समझ में आ ही रहे होंगे। बिल्कुल, अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को क्या करें भई, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अपने दोस्तों के साथ भी क्या करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? बिल्कुल, कि ये जानकारी सभी तक क्या कर पाए, पहुँच पाए। अगला प्रश्न है आपका, अशुद्ध पदाय उचितम पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखतम्, है ना? यानी अशुद्धि संशोधन से संबंधित है। ये आपका कौन-सा प्रश्न है? अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधन, ठीक है? अशुद्धि संशोधन। क्रीड़ा क्षेत्रे छात्राः पठतः। अब छात्र देखिएगा, छात्र कहाँ का है आपका? छात्राः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, या हम ये कहें कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। और पठथ ये आपका उत्तम पुरुष द्विवचन का है। ये छात्रा तीसरी क्लास का है, तो तीसरी क्लास में ही जाके बैठेगा। हम अनुवाद, संस्कृत अनुवाद के प्रसंग में ये चर्चा करके आए हैं, पढ़ कर के आए हैं, ठीक है ना? तो छात्र कहाँ का है आपका? छात्र आपका प्रथमा बहुवचन का है, तो क्रिया भी आपकी प्रथमा बहुवचन की आएगी। और प्रथमा बहुवचन की क्रिया क्या होगी? पठन्ति, ठीक है ना? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामि, पठावः, पठामि, पठावः, पठामः। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? पठन्ति, यानी आपका छात्राः पठन्ति। छात्रः पठति, छात्रौ पठतः, छात्राः पठन्ति। और पठतः है तो पठतः का क्या हो जाएगा? पठतः के हिसाब से अगर करता आएगा तो युवाम पठतः, युवाम पठतः। ऐसे ही देखो, ह्यः, अभी हमने बात की थी वहाँ पे, ह्यः एक प्रश्न पूछा ही जाएगा आपको, कहीं न कहीं तो पूछा ही जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। विद्यालयस्य विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः भविष्यति। यानी ये तो बात कहाँ की कर रहा है? हियर हो चुका है और यहाँ क्रिया किसकी है? भविष्य काल की है, तो ये तो संभव नहीं है। तो ये वर्तमान काल की क्रिया है, ये लोट लकार की क्रिया है ना? ये विधिलिंग लकार की क्रिया है, तो भूतकाल में क्या होगा? बिल्कुल, आपका अभवत। तो क्योंकि हमने अभवत किसके अनुसार लगाया? अभी हम पढ़ कर के आए थे कि ये आपके भूतकाल के लिए होता है, अद्य आपके वर्तमान काल के लिए होता है और श्वः आपके भविष्य काल के लिए होता है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा-सा आपको समझना है। ह्य, अद्य और श्वः ये 3 शब्द हैं। देखो श्वः आपका आ चुका है, ह्य यहाँ पे आ गया, अद्य की भी चर्चा कर ही लेंगे। तो यहाँ पे ये सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहे हैं? बलिवर्धः बलिवर्धः शरीरेण दुर्बलम आसीत्। बलिवर्धः विशेषण विशेष्य की हम बात करके आए थे। विशेषण विशेष्य की बात करके आए थे। बलिवर्ध जो है बैल जो है यहाँ पर पुल्लिंग का है और ये आपके नपुंसक लिंग का है, तो दुर्बलः, है ना? दुर्बलः, बलिवर्धः दुर्बलः, दुर्बलः बलिवर्धः। यानी बलिवर्ध कैसा था? बैल जो था वो कैसा था? तो आप कहेंगे दुर्बलः बलिवर्धः। विशेषण विशेष्य के बारे में बात की हमने। ऐसे ही महावृक्षाः सेवितव्यः। सेवितव्यः आपका कहाँ का है? एकवचन का है और महावृक्षाः बहुवचन का है, तो महावृक्षः सेवितव्य, सेवितव्यो महावृक्षो फलच्छाया समन्वितः। यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। है ना? सूक्तियों के प्रसंग में आपने पढ़ कर आए होंगे, है ना? सूक्तियों के प्रसंग में क्या किया है आपने? इसके बारे में चर्चा की है, इसको पढ़ा है, इसको जाना है। बात समझ में आई है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये आपका अशुद्धि संशोधन का प्रश्न है और इनमें से हमको किन्हीं 3 प्रश्नों के बारे में चर्चा करनी है। तो अशुद्धि संशोधन का भी आपका जो प्रश्न है वो गलत
नहीं होगा। अब आपने देखा ना यहाँ पे, अब अशुद्धि संशोधन के लिए भी आपको शब्द रूपों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान आपको आवश्यक है, इसीलिए मैं बार-बार बच्चों से निवेदन करता हूँ, मैं सभी शिक्षक साथियों से भी यही निवेदन करता हूँ कि शब्द रूप और धातु रूप को विस्तार से पढ़ाएँ, अच्छे से पढ़ाएँ, अर्थ सहित पढ़ाएँ, ठीक है? जो कि हमने यहाँ पर कक्षा उसकी ले रखी है अर्थ सहित, हमने उस कक्षा का संचालन कर रखा है। तो हमने पढ़ा था कि आपके जो अपठित गद्यांश है खंड ख में, और फिर उसके बाद हमने खंड ख पढ़ा था, 3 प्रश्न वहाँ पे पढ़े थे और खंड ग में 7 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं खंड घ की, है ना? यानी पठित अवबोधन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यानी हम पठित अवबोधन यानी हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, कौन-सी पाठ्य पुस्तक है? शेमुसी, शेमुसी से ये प्रश्न ऐसे के ऐसे लिए गए हैं। अभी देखिएगा गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अभी हमने जो अपठित गद्यांश पढ़ा था, उसी तर्ज पर आपके ये प्रश्न भी आपके आराम से हल हो जाएँगे। कैसे हो जाएँगे? वैसे ही आपने पाठ तो पढ़ ही रखा है, पाठ तो इसका पढ़ ही रखा है। वैसे ही देखिएगा, देखिए सुपुष्ट देह कः आसीत्, वही एकपदेन उत्तरतः, पूर्णवाक्येन उत्तरतः और भाषिक कार्ये, यानी यथा निर्देशम उत्तरतः का मतलब यही होता है, भाषिक कार्य के बारे में वहाँ पे आपको कह रहा है, आपको भाषिक कार्य की चर्चा कर रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिएगा एक पदेन उत्तरतः की बात करें, सुपुष्ट देह कः आसीत्, सुपुष्ट देह कः आसीत्। तो यहाँ पे ये पंक्ति आप पढ़ेंगे, आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत्, ठीक है ना? तो सुपुष्ट देह से सुपुष्ट देह कट गया, आसीत से आसीत कट गया, बच गया क्या? आरक्षी। गीतावबोधन में भी आपका अपठित की तरह ही आपको एक पदेन पूर्ण वाक्येन उत्तर देख कर के चलना है, ठीक है? तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरतः, उम्मीद करता हूँ अब आवाज़ आपको स्पष्ट आ रही होगी, ठीक है ना? उत्तरतः में हमने देखा कि पहला जो उत्तर है वो है आपका आरक्षी की सुस्पष्ट देह कः आसीत् यानी आरक्षी। अभियुक्ताय भारवतः कस्य वाहनम दुष्करम आसीत् तो शवस्य, आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और कृषिकाय कः आसीत् तो अभियुक्तः कृषिकाय। हमने बात की थी अभियुक्तः जो था अभियुक्तस्य च, है ना? ये आपके संधि में भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। सेकंड पर्सन है आपका, अब देखिएगा यहाँ पे पूर्ण वाक्येन उत्तरतः यानी केवल प्रश्न द्वयम करने हैं आपको 3 प्रश्नों में से। आरक्षि अभियुक्तम प्रति दंड विषये किम प्रोच्य उच्चैः अहसत्, यानी आरक्षी ने अभियुक्तम जो निर्धन व्यक्ति था उसको दंड के विषय में कह कर के क्या कहकर के उच्चई अहसत यानी क्या कहकर वो ज़ोर से हँसता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि अस्मिन् चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्स्यसे। यानी क्या कह रहा है वो
कि इस चोराभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड होगा। यानी आरक्षि अभियुक्तं प्रति दंडविषये किम प्रोच्ये यानी अस्मिन् विषये भवत् तुम्हें कितने दिन का कारादंड होने वाला है? वर्ष त्रयस्य त्वं वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे ऐसा कहता है वो। ठीक है? अभियुक्तः अभियुक्तः कया क्रंदति स्मः यानी अभी हमने एक चर्चा की थी स्म का प्रयोग करेंगे अगर वर्तमान काल की क्रिया के साथ में वर्तमान काल की क्रिया के साथ में आप अगर स्म का प्रयोग कर रहे हैं ठीक है स्म का प्रयोग कर रहे हैं तो वो वाक्य किसका हो जाएगा भूतकाल का हो जाएगा किसका हो जाएगा भूतकाल का हो जाएगा तो यहाँ पर भी वही प्रयोग किया गया है अभियुक्त कया क्रंदंती है ना क्रंदती स्म यानी किससे वो करहा रहा था तो यहाँ पर देखिएगा को कष्ट हो रहा था ना तो यहाँ पे भार वेदनयः यानी भार वेदनयः यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अभियुक्तः भार वेदनयः क्रंदति स्म उभौ शवम आनीय कुत्र स्थापितवन्तौ तो चत्वरे है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा भार वेदनया ठीक है और कुत्र कहाँ स्थान की बात करें तो आप कहेंगे यहाँ पर स्थान में आपका चत्वरे एकस्मिन् चत्वरे शवम आनीय स्थापितवन्तौ यानी एक चत्वरे एकस्मिन् चत्वरे स्थान का है सप्तमी का व्यय एकस्मिन् चत्वरे ठीक है उसके बाद में आपका निर्देशानुसार आपको क्या देना है उत्तर देना है पठित गद्यांश में तो आपको ऑप्शन दे दिए थे लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर आपको देख करके ही लिखना है कर्तृपदम लेकिन प्रश्न उसी प्रकृति के पूछे जाएंगे कर्तृपदम किम कर्तृपदम यानी यहाँ पर वाक्य यानी त्वम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे यानी लप्स्य से आपकी क्रिया हो गई है त्वम आपका कर्ता हो गया तो इसका कर्तृपदम किम अस्ति त्वम चोरिताया इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम चोरितायाः मंजुषायाः ठीक है तो चोरितायाः मंजुषायाः तो यहाँ पे विशेषण पहले आता है विशेष्य बाद में आता है हमने वहां पे चर्चा की थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मंजुषायाः ठीक है ये क्या हो जाएगा इसका विशेषण पद हो जाएगा विशेषण पद हो जाएगा प्रणम्य इति पदस्य पर्याय पदम वहां पर विपर्य ही पूछा था अपठित अवबोधन में यहाँ पर आपसे पर्याय पद पूछ रहा है क्या पूछ रहा है यहाँ पे पर्याय पद यानी पर्यायवाची प्रणम्य प्रणम्य यानी प्रणाम करके प्रणम्य यानी प्रणाम करके तो वाक्य में क्या कहा गया है तो देखिएगा शवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य है ना अभिवाद्य निवेदितवान तो यहाँ पे प्रणम्य के स्थान पर क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका अभिवाद्य यानी अभिवादन करके अभिवाद्य का मतलब क्या हो गया अभिवादन करके तो ये एक आपसे पठित गद्यांश पूछा जाएगा एक आपसे पठित पद्यांश पूछा जाएगा तो पठित पद्यांश की अगर मैं बात करूं पठित पद्यांश की बात करूं तो ये आपके सामने पठित पद्यांश है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत यानी पिता जो है वो पुत्र के लिए बाल्यकाल में ही विद्या रूपी धन बहुत ज्यादा है ना बहुत अधिक विद्या रूपी धन क्या करता है इच्छति चाहता है अब यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर का आपका ये प्रश्न होगा ठीक है दो प्रश्न आपके आधे आधे नंबर के एक पदेन उत्तर यानी आधा नंबर का है दो प्रश्न 1 नंबर के हैं ठीक है पिता कदा विद्याधनम यच्छति तो पिता बाल्ये है ना कदा तो आप कहेंगे सर बाल्ये यहाँ पे श्लोक में ही दिखाई दे रहा है बाल्ये विद्याधनम महत ठीक है पिता कस्मई कस्मई प्रश्न निर्माण में भी हमने देखा था कस्मई यानी पुत्राय किसके लिए पुत्राय पुत्राय कह तपह तेपे है ना तो यहाँ पे पिता पिता तपह तेपे ये जो तपस्या है किसने की है विद्या रूपी धन देने की तो आप कहेंगे सर पिता ने इसकी है ना तपस्या ये सुक्ति है ना हाँ वाले पाठ से लिया गया है यहाँ पे पूर्ण वाक्येन उत्तरतमे का उक्ति कृतज्ञता यानी यहाँ पर कह रहे हैं का उक्ति
कृतज्ञता कह रहे हैं कि पिता अस्य किम तपस्तेपे, ये जो उक्ति है किम तपस्तेपे, ये जो उक्ति है ये ही क्या है, इत्युक्तिस्तत् कृतज्ञता, यानी इसका जो क का उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, पिता अस्य किम तपस्तेपे इति उक्ति कृतज्ञता, इति उक्ति कृतज्ञता। पिता पुत्राय कीदृशं विद्याधनं यच्छति, पिता पुत्र के लिए कैसा विद्याधन ये इच्छा चाहता है, तो विद्याधनम महत, है ना, विद्याधनम महत, यानी महत विद्याधनम इच्छति। पिता पुत्राय बाल्ये कीदृशम धनम यच्छति, कीदृशम धनम यच्छति, तो इसका भी उत्तर यही हो जाएगा, पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम। इन दोनों का उत्तर क्या होने वाला है, महत विद्या धनम। ठीक है। अब एक आपका आता है यहाँ पे भाषिक कार्य, तो निर्देशानुसारम उत्तरतः सुताय, सुत यानी पुत्र होता है तो क्या हो जाएगा इसका, पुत्राय, क्या हो जाएगा, पुत्राय। ऐसे ही महत इति पदस्य विशेष्य पदम किम अस्ति, महत इति पदस्य विशेष्य पदम विद्याधनम महत, विद्या विद्या धनम, विद्याधनम क्या हो गया, विशेष्य पद हो गया। यच्छति इति पदस्य कर्तृपदम किम, यच्छति, कः यच्छति, तो पिता यच्छति पुत्राय, पिता यच्छति पुत्राय, तो इसका कर्ता कौन हो गया, तो आप देखिएगा पर्याय पद, विशेष्य पद, विशेषण पद, कर्तृपद, क्रियापद और कर्म पद, ये आपसे बार बार क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका नाट्यांश, है ना, नाट्यांश। तो नाट्यांश एक आपका गद्यांश हो गया, एक पद्यांश हो गया, एक आपका नाट्यांश हो गया। तो नाट्यांश में आपको पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखता, वही आपका नाट्यांश है, तीसरा पाठ है ये। ठीक है, शिशु लालनम वाले पाठ से ये लिया गया है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक पदेन उत्तरतः केवल प्रश्न द्वयम, लवस्य गुरोः नाम किम, लवस्य गुरोः नाम किम, तो आप कहेंगे भगवान वाल्मीकि, है ना, लव के गुरु का नाम क्या है, तो भगवान वाल्मीकि। ये पाठ आपने पढ़ रखा है, इसीलिए यहाँ पर देखिएगा लव के गुरु का नाम, है ना, किम नाम धेयो भवतो गुरु, तो भगवान वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि इनके गुरु का नाम है। ठीक है, भगवान वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि। लव कुशयो गुरोः नाम कः पृच्छति, लव कुश के गुरु का नाम कौन पूछता है, तो लव कुश के गुरु का नाम पूछता है राम। कौन पूछता है, अहो उदात रम्य समुदाचारः किम नामधेयो भवतोर गुरु, तो यह प्रश्न कौन कर रहा है, श्री राम, है ना, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रामः, क्या हो जाएगा, रामः। ठीक है, लवस्य पितु नाम कह जानाति, लव के पिता का नाम कौन जानता है, लव के पिता का नाम कौन जानता है, तो जब राम पूछते हैं कि आपकी माता का नाम क्या है ना, किम नाम तो वेदितुम इच्छामि, तो नहीं जानामि अस्य नामधेयम् न कश्चिद् तपोवने तस्य नाम विहरति, है ना, सॉरी माता का नाम नहीं, पिता का नाम कौन जानता है, तो राम कहता अहो महात्म्य है, तभी कुश कहता है कि जानाम्य हम तस्य नामधेयम्, मैं उनका नाम जानता हूँ, मैं उनका नाम जानता हूँ, किसका नाम, यानी पिता का नाम, तो कौन है, कौन जानता है, तो कुशः, कौन जानता है, तो कहेंगे इसका उत्तर हो जाएगा कुश। ठीक है, वाल्मीकि केन संबंधेन लवकुशो कुशयोः गुरु अस्ति, तो वाल्मीकि जो है वो किस संबंध से लव और कुश का गुरु है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संबंध की बात करें, केन संबंधेन उपनयनोपदेशेन, उपनयनोपदेशेन, तो किस संबंध से ये गुरु है भाई वाल्मीकि जी, तो उपनयन संस्कार किया है इन्होंने, है ना, उपनयनोपदेशेन, उपदेशेन गुरु अस्ति। कुशः स्वपितुः नाम किम ज्ञापयति, यानी कुश जो है वो अपने पिता का नाम क्या बताता है, तो यहाँ पे देखिएगा निर्नु क्रोशो नामः, यानी क्या नाम बताता है कुश अपने पिता का,
निर्नुक्रोश यानी निर्दयी। क्या बताता है? निर्दयी, है ना? निर्नुक्रोश यानी निर्दयी, ऐसा वो नाम बताता है। आगे क्या कह रहे हैं? कह लव कुशयो जनकस्य नाम वेदितुम इच्छते। कौन लव कुश के पिता का नाम जानना चाहता है? कौन लव कुश के पिता का नाम जानना चाहता है? तो अभी हमने बात की थी कि रामः। कौन जानना चाहता है भाई? राम, क्योंकि ये संवाद किसका चल रहा है? राम, लव कुश और विदूषक का। इस नाट्यांश में क्या दिया गया है? संवाद दिया गया है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा रामः लवकुशयोः जनकस्य नाम वेदितुम इच्छति। रामः लवकुशयो जनकस्य नाम वेदितुम इच्छति। ठीक है। अगला है निर्देशानुसारम उत्तरतः, यानी आपका भाषिक कार्य वाल्मीकि इति पदस्य विशेषण पदम किम। वाल्मीकि है ना, भगवान वाल्मीकि। विशेषण यानी वाल्मीकि पद का जो है विशेषता बता रहा है कौन? भगवान वाल्मीकि, है ना? तो वाल्मीकि क्या हो गया? विशेष्य पद हो गया। भगवान क्या हो गया है? आपका विशेषण पद हो गया है। जानामि, जानामि इति पदस्य कर्तृपदम किम, है ना? जानामि इति पदस्य कर्तृपदम किम। वैसे तो आप क्रिया को देख करके ही पता चल जाएगा आपको। उत्तम पुरुष में एक ही कर्ता होता है, कौन? अहम। यानी उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया में उत्तम पुरुष में अहम ही होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब आप नाट्यांश देख रहे हैं, नाट्यांश को देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? जानाम्यहम, जानामि अहम, जानाम्यहम। इसीलिए आपसे पूछ लिया ये। जानामि प्लस अहम यण संधि का उदाहरण है। ये कहाँ का है? यण संधि का उदाहरण है। जानाम्यहम, ऐसा यहाँ पे रूप आपको देखने को मिलेगा। माता इति पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति। माता पद का पर्याय पद क्या है? तो अम्बा यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। माता को क्या कहा है इन्होंने? अम्बा, है ना? यानी विदूषक जब कहता है कि तावत पृच्छामि निर्णुकृश इत कह एवं भणति, यानी ऐसा कौन कहता है? तो कुश कहता है। माता जो है वो कहती हैं, है ना? और यहाँ पे पूछा है, माता का जो है पर्यायवाची पूछा है, तो क्या हो जाएगा? अम्बः, ऐसा यहाँ पर पद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अम्बा यहाँ पे ऐसा पद आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये आपका नाट्यांश हो गया है। नाट्यांश में भी आपको प्रश्न यहीं से छांट करके लिखना है। तो देखिएगा, रेखांकित पदानाम आधुनिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में आपको याद रखना है, हमने 7 ककार पढ़े थे, सप्त ककार। ठीक है? कितने ककार? यानी जैसे आपके WH फैमिली होती है कहाँ पर? अंग्रेजी में, वैसे ही संस्कृत में सप्त ककार होते हैं। कौन-कौन से सप्त ककार होते हैं? तो आप कहेंगे किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किम। इसको यहाँ लिख देता हूँ, किमर्थम। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। आपने प्रश्नवाचक प्रश्न निर्माण वाला जो वीडियो होगा उसमें आपने ज़रूर इसको देखा होगा। नहीं भी देखा तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। इसी के साथ में किम आपके तीनों लिंगों में होता है ना? कह, काह, किम। और कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम। कीदृशः, कीदृशी और कीदृशम। ये भी आपके प्रश्न निर्माण में आपके ये कुछ शब्द हैं, आपको इनको थोड़ा-सा क्या करना है? ध्यान देना है। प्रश्न निर्माण का जो बिंदु है उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न निर्माण वहाँ पर दिए गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, चाहे आपके प्रत्यय के हो, चाहे आपके समास के हो, चाहे आपके संधि के हों, है ना? तो आपको एक बार विशेष रूप से उनको क्या कर लेना चाहिए? देख लेना चाहिए। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, यह आत्मानः आत्मनः श्रेयः इच्छति। यह आत्मनः श्रेयः, है ना? यहाँ पे श्रेयः इति पदम् अस्ति। श्रेयः इति पदम् अस्ति। तो यह आत्मनः किम इच्छति, है ना? किम इच्छति। श्रेष्ठ चाहता है ना? कैसा?
तो क्या श्रेय है ना? श्रेय, श्रेयसी, श्रेयांसी ये आपका नपुंसकलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पे हम किम का प्रयोग कर रहे हैं। कहा नहीं आएगा, किम आएगा। श्रेय पद जो है वो क्या है आपका? नपुंसकलिंग शब्द है। बात समझ में आ गई है? अगला है सुरभि। सुरभि पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिति। सुरभि पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा। अब यहाँ पे सुरभि जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग पद है, इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे? का, है ना? का पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिति। और याद रखिएगा ये जो अंतिम जो पूर्ण वाक्य है, पूर्ण है ना, तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक, है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम क्या करना है? हमें इसमें करना है, जरूर करना है, ठीक है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। आगे देखिएगा, त्वम मानुषात विवेशी। अब यहाँ पे मानुषात यानी पंचमी विवक्षी विभक्ति की बात कर रहे हैं, तो कस्मात विवेशी। कस्मात, ठीक है ना? किससे आप डर रहे हो? काकः कृष्णः भवति। कौवा काला होता है। कृष्णः भवति यानी कीदृशः। कीदृशः, कौवा कैसा होता है? कैसा, कैसी, कैसे, ठीक है? कैसा, कैसी, कैसे, ठीक है ना? तो ये नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं कीदृशः शब्द के। कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम। अब यहाँ पे कृष्ण है, कौवा कैसा है? काला है, यानी पुल्लिंग का पद है, तो कीदृशः यानी कौवा कीदृशः। हरित तरुणा माला रमणीया। हरित तरुणाम माला रमणीया, पहला जो पाठ है आपका, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, है ना? याद है आपको या भूल गए? कौन सा पाठ? पहला पाठ क्या था? शुचि पर्यावरणम दुर्वाह मात्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। हाँ, शुचि पर्यावरणम। तो हरित तरुणा माला रमणीया, हरे जो पेड़ हैं उनकी जो माला है वो रमणीय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरित तरुणाम षष्ठी बहुवचन का रूप है, तो केशाम माला रमणीया। केशाम, तरु, तरु यानी पेड़, है ना? इसीलिए पुल्लिंग का है, और इसीलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक क्या आएगा? केशाम। और इन सभी के साथ में हमने कहा प्रश्नवाचक चिन्ह का भी आपको क्या करना है? प्रयोग करना है। ये आपका प्रश्न निर्माण हो गया, 4 नंबर का टॉपिक है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, यहाँ पे अन्वय, अन्वय का प्रश्न ये थोड़ा सा देखिएगा। अन्वय में कुछ नहीं करना है, अन्वय आपको यहाँ पर बनाकर दिया हुआ है। बस यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको कि यहाँ ये जो पंक्ति दी, ये देखो पूर्ण विराम लग गया ना, यहाँ पे पूर्ण विराम यानी पहली पंक्ति हो गई ये पूरी। यहाँ दूसरा पूर्ण विराम लग गया यानी ये दूसरी पंक्ति का है, और यहाँ तीसरा पूर्ण विराम लगा है यानी ये तीसरी पंक्ति है। तीन ही पंक्ति दी हुई है इसमें, इन्हीं, है ना? प्रस्तर तरे, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम् शुचि पर्यावरणम। हाँ, शुचि पर्यावरणम, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? प्रस्तर तले, प्रस्तर तले क्या? लता तरु गुल्मा। अब ऑप्शन में देखो ना, पाषाणी स्यात् लता तरु गुल्मा भवन्तु, यानी लता तरु गुल्मा, ये आपका पहले में आ जाएगा। लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा नो किम भवंतु। देखो यहाँ पे प्रस्तर तले दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। पिष्टा दिया हुआ है, पिष्टा भी दिया हुआ है। नो दिया है, नो भी दिया हुआ है। दो शब्द हैं, है ना? आपका लता तरु गुल्मा और भवंतु। तो यहाँ पे क्या हो गया? लता तरु गुल्मा भवंतु, भवंतु, ये किस में आ जाएगा आपका? दूसरे में आ जाएगा, ठीक है? दूसरे में आ जाएगा। अब आगे देखो, निसर्गे, यहाँ पर निसर्गे आ गया। आपके सभ्यता भी आ गया, ये देखो सभ्यता भी आ गया, समाविष्टा भी आ गया, और न भी आ गया। अब कौन कौन सा शब्द नहीं आया आपका? एक तो पाषाणी नहीं आया है,
पाषाणी नहीं आया और एक शान नहीं आया, तो दोनों नीचे दिए हुए हैं शाद और पाषाणी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि निसर्गे निसर्गे पाषाणी सभ्यता, कैसी सभ्यता, पथरीली सभ्यता, पाषाणी सभ्यता। तो यहाँ पे पाषाणी कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, और एक ही बच गया शात, वो आपका यहाँ आ जाएगा, है ना, शात आपका यहाँ आ जाएगा, ये चौथा हो गया। तो क्या हो गया, इसका क्या हो जाएगा, लता तरुगुल्मा, लता तरु गुल्माः प्रस्तरतले पिष्टा नो भवन्तु, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम। ठीक है ना, शुचि पर्यावरणम। तो ये आपका पहले पार्ट का है, ध्रुवम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। तो ये तो आपको दिए जाएंगे, अथवा में दिया जाएगा। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, है ना, बड़े ध्यान से करना, और 4 नंबर फ्री के मिलने वाले है ना। कितने नंबर का टॉपिक है ये, आपको 4 का है। एक अथवा में भी मिलेगा, मान लो ये समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा आएगा। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः, पिपासितो वाम्रियते याचते वा पुरंदरम। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः, पिपासितो वाम्रियते याचते वा पुरंदरम। तो वने केवलम एव स्वाभिमानी पक्षी वसति। ठीक है, वने केवलम, केवलम कह चातकः, वने केवलम चातकः एव, चातकः एव, है ना, एकः स्वाभिमानी, एकः, ये देखो एक है, एव आ गया, खगः आ गया, पक्षी, खगः, वसति निवास करता है, कुत्र, वने, वन में। तो अब बचा क्या, चातक है बचा और एक है बचा। तो यहाँ पे देखिएगा चातक है और आपका एक है पिपासिता और इंद्रदेवम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये पहले में आ गया, ये दूसरे में आ गया, पिपासितो वाम्रियते अथवा केवलम जलम इंद्रदेवम याचते, अर्थात सह सर्वम न याचते। तो इसका तो कितना गजब का है ना। क्रम से ही उसका उत्तर लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये चौथे में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी पा सी, पिपासितः वा म्रियते अथवा केवलम जलम इंद्रदेवम, इंद्रदेवम, है ना, इंद्रदेवम याचते, अर्थात सह सर्वम न याचते। यानी यह बहुत स्वाभिमानी पक्षी होता है। यह कहते हैं चातक पक्षी के विषय में कि यह पृथ्वी का जल नहीं पीता है, केवल वृष्टि के समय, बारिश के समय जो पानी गिरता है, या वर्षा ऋतु में ही ये केवल पानी पीता है। इसीलिए ये हर किसी से क्या नहीं करता है, याचना नहीं करता है। वह एक श्लोक और पढ़ा था ना हमने कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रः क्षणं श्रूयताम्, अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा, केचिद्दृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधाम्, केचिद्गर्जन्ति वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः, माँ ब्रूहि दीनम वचः। ठीक है, तो ये चातक से के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया गया है ना, इस सूक्तियों से बहुत कुछ हमको सिखाने का प्रयास किया है। अब एक आपका प्रश्न आता है आपका, है ना, वाक्यानि घटना क्रमानुसारम संयोज्य पुनः लिखित है। अब आपका देखिएगा ये विचित्र साक्षी वाले जो है ना, विचित्र साक्षी वाला पाठ कितना महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। विचित्र साक्षी,
ये वाला पार्ट है। आपका अपठित गद्यांश भी यहाँ से आ गया और व्यवस्थित करना भी यहाँ से आ गया। अब निर्धनस्य पुत्रः छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नो जातः। निर्धन का पुत्र छात्रावास में निवास करके अध्ययन में संलग्न हो गया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम कारितवान्। वह पैसे से अपने पुत्र का एक महाविद्यालय में क्या करवा दिया, प्रवेश करवा दिया। कश्चन निर्धनः जनः परिश्रमेण किंचित धनम अर्जितवान्। कोई निर्धन व्यक्ति बहुत परिश्रम से थोड़ा-सा धन उसने क्या किया, प्राप्त किया। पुत्रस्य रुग्णतां श्रुत्वा पिता व्याकुलो जातः है। पुत्र की बीमारी की सूचना सुनकर के उसका जो पिता है, वो क्या हो गया, बीमार हो गया, व्याकुल हो गया। पुत्रः छात्रावासे रुग्णः जातः। पुत्र जो है वो छात्रावास में क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। सायंकालो जातः परम गंतव्यात् स पुत्रः दूरे आसीत्। यानी सायंकाल का समय हो गया, लेकिन जहाँ पे वो पहुँचना था उसको, उससे वो बहुत दूर था। निर्धनः स्वपुत्रम द्रष्टुम पदाति एव प्राचलत्। अब यहाँ पे देखो, ये पदाति प्लस रेव ये भी संधि में आया हुआ था। इसी पेपर की बात कर रहा हूँ, है ना? तो यानी स्वपुत्रम अपने पुत्र को देखने के लिए वह पैदल ही चल देता है। स पार्श्वस्थितेर् ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कमपि गृहम् उपागत। वह पास के गाँव में रात्रि निवास करने के लिए किसी के घर में रुका। अब ये जो कहानी है, इसको आपको क्रमबद्ध तरीके से लिखना है कि पहला क्रम कौन-सा है, दूसरा कौन-सा है, तीसरा कौन-सा है, ठीक है ना? तो सबसे पहले कौन-सा आएगा इसमें, कश्चन निर्धनः जनः परिश्रमेण। तो पहली पंक्ति कौन-सी आएगी? आपकी ये आएगी। तो ये कहानी आप कोशिश करें, अगर आपके पास समय खूब बचेगा, इस कहानी को आप पूरा लिख दें, है ना? इस कहानी को आप क्या करें, पूरा लिख दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। है ना? कश्चन निर्धनः जनः परिश्रमेण किंचित धनम अर्जितवान्। ठीक है? अब उससे क्या किया उसने, तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रावेशम, है ना? कारितवान्। उसने अपने पुत्र का प्रवेश करवा दिया। निर्धनस्य पुत्र छात्रावासे, यानी वो कहाँ, उसको छात्रावास भी अलॉट हो गया, तो वो छात्रावास में रह कर के ही क्या करने लगा, अध्ययन में संलग्न हो गया। एक दिन उसका जो पुत्र है वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। अब जब बीमार हो जाता है तो माता-पिता को तो चिंता हो ही जाती है। तो पुत्रस्य रुग्णतां श्रुत्वा पिता व्याकुलो जातः। पुत्र की रुग्णता को सुनकर के पिता क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और वो क्या करता है, अपने पुत्र के से मिलने के लिए, है ना, उसको देखने के लिए कैसे चल देता है भई, पैदल ही चल देता है ना? पदातिरेव प्राचलत्। वो पैदल ही चल देता है। चलते-चलते सायंकाल का समय हो गया, लेकिन वो अभी गंतव्य जहाँ पे उसके पुत्र का प्रवेश करवाया था, उससे वो क्या था, अभी बहुत दूर था, ठीक है? इसीलिए वो कहाँ चला गया, समीप के गाँव में, है ना? रात्रि निवास करने के लिए वह किसी के घर पे चला गया। तो इस क्रम में क्या करना है आपको, इस क्रम में आपको इस कहानी को लिखना है, इस क्रम में आपको इस कहानी को लिखना है, ठीक है ना? तो कोशिश करें आप ये कहानी पूरी ही लिखें, नहीं तो फिर आप ये ऐसे 1, 2, 3 ये वाला लिख कर के और इसके सामने डैश लगा कर के ये आपको क्या करना है, पहले में ये आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, इस तरह से इनका क्रम बना कर के क्या करना है, लिखना है। ठीक है ना? हाँ। जितना वाक्य लिखोगे उतना, अब इसमें देखिएगा, अगर एक भी वाक्य गलत हो गया ना तो कम से कम 1 नंबर तो आपका कट जाएगा, है ना? वैसे आधा नंबर का है, लेकिन 1 नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक को आपने आगे-पीछे लिख दिया तो स्वाभाविक सी बात है, अगला वाक्य भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो किसी के स्थान पर आप लिख रहे होंगे ना उसको, तो वो वाली बात है। ठीक है? और आज का अंतिम जो प्रश्न है उसको एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। यानी उचित अर्थ की बात कर, रेखांकित पदों का आपको उचित अर्थ लिखना है। कश्चन निर्धन वित्तम उपार्जितवान। ये देखिएगा, इस पाठ से तो इन्होंने खूब ही प्रश्न ले लिए, है ना? कश्चन निर्धन वित्तम उपार्जितवान, यानी कोई निर्धन वित्तम, यानी वित्त वित्त की बात करें तो यानी धनम। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? वित्तम का विकल्प क्या हो जाएगा? यानी पर्यायवाची क्या हो जाएगा वित्तम का? तो आप कहेंगे धनम, ठीक है? तो इसका हो जाएगा पहले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार अपरः वानरः सिंहस्य पुच्छम धुनाति, यानी उसके पूँछ का पकड़ता है कौन? दूसरा। अपरः यानी अनेके प्रथमः एकः अन्य, अपरः का मतलब होता है दूसरा, अन्य।
है ना? अन्य का मतलब भी होता है दूसरा, तो यहाँ पर अन्य इसका विकल्प हो जाएगा, अपरः वानरः सिंहस्य या अन्य वानरः सिंहस्य पुच्छम धुनाति। रसा ये कहाँ का है? हाँ, वो पर्यावरण वाला है ना कि मैं जंगल का राजा मैं बनूँगा, जंगल का हाँ, राजा मैं बनूँगा, तो वो कहानी है वहाँ की। रसाल मुकुलानि भृंगाः समाश्रयन्ते है ना? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भृंगाः भृंगाः यानी रसाल मुकुलानि जो आम की मंजरियाँ होती हैं, उसके ऊपर कौन आश्रित हो जाते हैं? भृंगाः भृंगाः यानी भँवराः। हय यानी घोड़े, गजा यानी हाथी, नागा यानी भी हाथी है ना? भ्रमराः तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? भृंगाः भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते तो यहाँ पे भ्रमराः का सही इसीलिए कहते हैं आपको क्या करना है कठिन शब्दार्थ भी आपको साथ-साथ में पढ़ने हैं। कठिन शब्दार्थ भी आपको साथ-साथ में पढ़ने हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भी, है ना? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये क्या कह रहे हैं कि वासवः वासव अहं पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदिमि। तो यहाँ पे वासव किसके लिए प्रयोग किया गया? पुत्र के लिए, गणेश के लिए, इंद्र के लिए, शिव के लिए। तो यो कामधेनु वाला जो पाठ है, उसमें वो जो कृशकाय बैल है, उसकी स्थिति को देख कर के कामधेनु दुखी होती है और वो इंद्र को कहती है ना? तो वासव, वासव यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? बिल्कुल यहाँ पर इंद्र के लिए क्या किया है इन्होंने प्रयुक्त किया है, इंद्र के लिए प्रयुक्त किया है, ठीक है? तो ये आपने हमारा जो प्रश्न पत्र है उसको आपने देखा। अब आपको एक बात समझनी चाहिए यहाँ पर, प्रश्न आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, है ना? सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं, अनिवार्य हैं भई, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा दूसरा आप कोशिश करें कि थोड़ा-सा उसको समय दें प्रश्न पत्र को। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप डेढ़ से 2 घंटे में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, 2 घंटे में आप इस पेपर को हल कर लेंगे आराम से। तो इसीलिए पहले एक बार पेपर को थोड़ा समझें और कोई भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले उसको थोड़ा-सा आप समझिएगा, है ना? और उसको समय दीजिएगा। 50-50 वाली जो है ना स्थिति, पहले बात तो ऐसी परिस्थिति आएगी ही नहीं। कोशिश हमने भी यहाँ पे की है और जो भी टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, हमने प्रश्न निर्माण की बात करें, है ना? प्रश्न निर्माण की बात करें, अशुद्धि संशोधन की बात करें, वाच्य परिवर्तन हो गया है, आपका संस्कृत अनुवाद, इन सभी को आधार क्या है आपका? शब्द रूप और धातु रूप। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको, पूरा प्रश्न अगर आपको लेकर के चलना है, तो आप शब्द रूप और धातु रूप को अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है? और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ हैं, प्रश्न पत्र को लेकर के, अग्रिम शुभकामनाएँ हैं, ठीक है? हमारी आपके साथ में शुभकामनाएँ हैं कि आप बिल्कुल जल्दी से क्या हों, सफल हों और अच्छे मार्क्स आपके आएँ। हमारी दुआ यही है कि आप पूरे में से पूरे यानी 80 में से 80 मार्क्स आप यहाँ पर लेकर के आएँ और ये जो निर्देश दिए हुए हैं इसमें, जो निर्देश दिए हुए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका जो प्रश्न पत्र है, उसमें कितने प्रश्न हैं? 15 प्रश्न हैं। कृपया जाँच करें कि इस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र के दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न कोड को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। कृपया प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य चेक लिख लीजिएगा, है ना? यानी प्रश्न का क्रमांक आपको लिखना है। जैसे पहला पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है और फिर उसका क है, ठीक है? पहला जो प्रश्न है उसका ये बस है द ये फिर उसका क उस विकल्प हो जाएगा। इस तरह से उसको पूरा आपको क्या लिखना है, प्रश्न लिखना है और कोशिश करें कि जैसे यहाँ पे खंड की बात की गई है ना? ये देखिएगा इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में सवा 10 बजे, है ना? और 10 बजे 10:15 से 10:30 तक आपको केवल प्रश्न पत्र पढ़ने को पढ़ेंगे और उसकी अवधि के दौरान वे
उत्तर पुस्तिका का कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। यानी उस 15 मिनट में आपको जो आंसर शीट है उसमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक है? ये आपका समय हमने चर्चा कर ही ली थी और ये जो आपका खंड है कोशिश करें अगर आप ये क्रम से प्रश्न कर रहे हो तो ऊपर खंड ज़रूर मेंशन कर दें, ये इस खंड का है और ये पहला प्रश्न खंड 2 में ये वाले हो गए और प्रारंभ में जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को आप क्या करें, बिल्कुल लिखें। विशिष्ट निर्देशानुसारं प्रश्नाः समाधेयाः और उत्तर पुस्तिकायां लेखनात् पूर्वं सर्वप्रथम प्रश्न संख्या लेखनीया। ये आपको बार-बार एक ही बात से, है ना, कहा गया है कि आपको प्रश्न संख्या ज़रूर लिखनी है, प्रश्न संख्या ज़रूर लिखनी है। तो आपको सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ, ठीक है? अग्रिम शुभकामनाएँ, शुभकामनाः। तो हम आपसे बिल्कुल जुड़े हैं, आपको किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न है, मन में जिज्ञासा है, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट्स करें, हम उसका आपको समाधान प्रोवाइड करवाएँगे, है ना? उसको समाधान ज़रूर आपको देंगे। इजाज़त चाहते हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और खाने-पीने का ज़रूर ध्यान रखिएगा परीक्षा के समय, बीमार नहीं पड़ना है भई किसी को भी, है ना? हाँ, और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः।